फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 की जीएसटीआर 9 और 9C की फाइल करने की ड्यू डेट बहुत ही जल्दी आने वाली है और आपको भी 9 और 9C में फाइल करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होगी। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से जीएसटीआर 9 और 9C में स्पिल ओवर इफेक्ट की वजह से दिक्कतें आती हैं और क्या इंपैक्ट होता है स्पिल ओवर इफेक्ट का जीएसटीआर 9 और 9C में और कैसे आपको वो एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं, समझते हैं क्या होता है स्पिल ओवर इफेक्ट, किस तरीके से आपको जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करनी है। कई सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी आईटीआर टीडीएस को प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं फिनटेक्स प्रो का प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी आईटीआर एंड टीडीएस। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप एक सीए हैं या सीए फर्म है आपकी, तो आप अपने स्टाफ के लिए भी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज को। सो गाइज वी आर ऑन द स्क्रीन नाउ। आज के सेशन में डिटेल में समझने वाले स्पिल ओवर इफेक्ट होता क्या है और स्पिल ओवर इफेक्ट के जो इंपैक्ट हैं जीएसटीआर 9 और 9C में किस तरीके से आते हैं, कहां कहां आपको एंट्री डालनी होती है, किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी होती है जीएसटीआर 9 के अंदर। देखो जीएसटीआर 9 जो होती है ना वो एनुअल रिटर्न होती है। पहले तो आप एक चीज समझो किस तरीके से जीएसटी रिटर्न का स्ट्रक्चर चलता है, आपको वैसे पता होगा अगर आप काम करते हो तो। आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हो, जीएसटीआर 3B फाइल करते हो और इसके लिए जो आपका फाइलिंग का पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो या तो आप मंथली करोगे या फिर आप क्वार्टरली करोगे। इसके बाद आपकी आती है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न होती है जीएसटीआर 9 और उसका जो रिकंसिलेशन होता है आपकी बुक्स में और जीएसटीआर 9 में वो प्रिपेयर किया जाता है जीएसटीआर 9C की हेल्प से। ये एनुअल रिटर्न है आपकी और ये आपकी मंथली रिटर्न है, ठीक है। अब यहां पर इशू क्या आता है, जीएसटीआर 9 के अंदर जो आपका डेटा आता है वो इन मंथली रिटर्न से ऑटो पॉपुलेट होकर के आता है और इसके अंदर जब आप जीएसटीआर 3B में डेटा डालते हो तो काफी बार वहां पर ऐसा डेटा भी आपको डालना पड़ता है जो प्रीवियस ईयर का है या फिर जो नेक्स्ट ईयर का डेटा है वो भी आपका इसके अंदर आ जाता है। सिंपल से एग्जांपल से समझिएगा, जैसे आपको मैं समझाता हूं, एक एग्जांपल से समझिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिल ओवर इफेक्ट। अभी हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 22 एंड 23 के लिए, जिसकी ड्यू डेट आपकी आने वाली है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं 22 एंड 23 के लिए तो ये आपका ईयर है 22 एंड 23। इसको मान लीजिए ये आपका 22 एंड 23 ईयर है, ठीक है। अब हुआ क्या होगा, लास्ट ईयर में मान लीजिए मार्च 2022 में 21-22 के अंदर वो वाला पीरियड पड़ेगा। मार्च 2022 में आपने क्या किया, मार्च 2022 में आपने अपनी बुक्स के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, आपके सप्लायर से आपके पास बिल आया, आपने अपनी बुक्स में उसका आईटीसी क्लेम कर लिया, लेकिन उस सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 जो है वो टाइम से फाइल नहीं करी, वो लेट फाइल करी और लेट फाइल करने की वजह से ये हुआ कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि था तो 21-22 का, लेकिन आपने अपने मई मंथ में उसको क्लेम किया, मई 2022 में आपने वो वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया। अब वो आईटीसी था तो इस ईयर का, लेकिन आपने वो क्लेम कर लिया यहां पर। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप मई की 3B में उसको डाल देंगे तो वो डेटा आपके 3B से कहां पर चला जाएगा, जीएसटीआर 9 में ऑटो पॉपुलेट होकर के चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिर जीएसटीआर 9 में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब आप समझ रहे हो स्पिल ओवर इफेक्ट। पहले तो स्पिल ओवर इफेक्ट होता क्या है, स्पिल ओवर का मतलब होता है एक पीरियड से ज्यादा में एक ट्रांजैक्शन जब डिवाइड हो जाती है तो उसको स्पिल ओवर इफेक्ट बोल दिया जाता है। जैसे ये ट्रांजैक्शन जो है ये 2 ईयर में जाकर के स्टैब्लिश हो गई है। हमने जो इनवॉइस बना था, इनवॉइस जो था वो मार्च 2022 का वो इनवॉइस था, यानी वो 21 और 22 का वो इनवॉइस था, लेकिन हमने उसको जीएसटी में क्लेम कब किया, मई 2022 के अंदर, बिकॉज दूसरी पार्टी ने अपनी जीएसटीआर 1 टाइम से फाइल नहीं करी, जिससे हम उसका टाइम से आईटीसी नहीं ले पाए, इसीलिए हमने मई 22 में उसका आईटीसी क्लेम किया और मई 22 जो पड़ता है वो पड़ता है 22 और 23 के अंदर। इसका मतलब ये एक ट्रांजैक्शन तो एक थी बट ये 2 ईयर को इंपैक्ट कर रही है। एक तो 21-22 को इंपैक्ट कर रही है, दूसरा 22-23 में भी इंपैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपने 3B के अंदर आईटीसी तो क्लेम कर लिया टाइम से, वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप जीएसटीआर 9 फाइल करोगे उसके अंदर आपका आईटीसी आ रहा होगा ये वाला, इस वाले इनवॉइस का, जो कि रिलेट तो करता है 21-22 से, बट आपने उसको क्लेम किया है 22 एंड 23 में। तो इसकी एडजस्टमेंट आपको करनी होती है जीएसटीआर 9 फाइल करते टाइम। समझ में आया? ये मैंने आपको एग्जांपल दिया आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, बिकॉज वहां पर ही बहुत सारे केस आपको यहां पर मिलने वाले हैं। काफी बार ऐसा भी होता है कि ये सेम सिनेरियो आपका इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में भी हो जाता है। जैसे कि मान लो आपने कोई इनवॉइस रेज किया किसी पार्टी को और वो इनवॉइस रेज किया, मैं एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं।
थोड़ा सा चेंज करते हैं एग्जांपल को। आपने एक इनवॉइस रेज किया और इनवॉइस आप कौन सी रिटर्न में शो करते हो? आप इनवॉइस जीएसटीआर 1 के अंदर शो करते हो। ठीक है, ये हमारा 22-23 है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, और ये हमारा है 23 एंड 24 जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है। लेकिन हम जो रिटर्न फाइलिंग सीख रहे हैं वो 22-23 के लिए ही सीख रहे हैं। इस चीज को आप माइंड में जरूर रखिएगा। ठीक है सर, ओके सर। आपका एक इनवॉइस आपने रेज किया मई 2023 के, सॉरी मई में नहीं, मार्च लेते हैं इसको, मार्च 2023 करते हैं। लेकिन आप मार्च 23 में रिटर्न फाइल करते टाइम, जब आप जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल कर रहे थे, एक इनवॉइस आपसे स्किप हो गया। आपने ध्यान ही नहीं दिया, एक इनवॉइस जो कि आपको रिटर्न के अंदर डालना था लेकिन आप वो डालना भूल गए। अब ये बात आपको पता चली जून 2023 के अंदर। तो जून 2023 में जब आपको पता चलेगी तो आप क्या करोगे? आप एक इनवॉइस रेज करोगे, जून 2023 के अंदर उस इनवॉइस को डालोगे, और जून 2023 की जो 3B होगी आप उसके अंदर उसकी लायबिलिटी भी ऑब्वियसली पे करोगे। जब जीएसटीआर 1 की लायबिलिटी जो बन के आएगी उसको आप पेमेंट आपको 3B से करनी पड़ेगी। अब इस केस में हुआ क्या? इस केस में इनवॉइस तो आपका 22-23 का है लेकिन वो आपके 23-24 के 3B में चला गया। अब इससे दिक्कत क्या होगी? जब आपका जीएसटीआर 9 बनेगी, जीएसटीआर 9 जब आपकी बन के आएगी 22-23 के डेटा से, तो 22-23 के डेटा में तो वो इनवॉइस है ही नहीं। आप बात को समझो ना, 22-23 के डेटा में तो ये वाला इनवॉइस है ही नहीं, और ये इनवॉइस तो चला गया नेक्स्ट ईयर के 3B में, जिसकी वजह से जब नेक्स्ट ईयर का डेटा बनेगा R9 का, उसमें ये चला जाएगा। सिंपल सा इफेक्ट, लॉजिकल इफेक्ट आपको यहां से क्या लगता है कि सर ये जो अमाउंट है, जो ये मेरा इनवॉइस है, इसको मैं 23-24 के R9 से हटा दूंगा और इस वाले के अंदर ऐड कर दूंगा। टेक्निक देखो, कंसेप्चुअली यही होता है। इसी चीज को हम टेक्निकल वे में समझने वाले हैं कि जीएसटीआर 9 की कौन सी टेबल में किस तरीके से एडजस्टमेंट आपको करनी होती है और उसका इफेक्ट 9C पे क्या पड़ता है। देखो 9 में आप कुछ भी चेंज करोगे तो उसकी वजह से 9C भी इंपैक्ट होगी। तो मैं दोनों चीजें साथ में लेकर के चलने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिल ओवर इफेक्ट, और ये स्पिल ओवर इफेक्ट की वजह से हमारी जीएसटीआर 9 किस तरीके से इंपैक्ट होती है वो मैंने आपको समझा दिया। अब जीएसटीआर 9 अगर आपकी इंपैक्ट हुई है तो देयर आर चांसेस कि आपकी जीएसटीआर 9C भी इंपैक्ट होगी, एंड इसीलिए मैं आज आपको दोनों क्या पे इंपैक्ट बताऊंगा कि 9 पे क्या इंपैक्ट होता है स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन का और 9C पे क्या इंपैक्ट होता है। और जो ईयर लेके चलेंगे हम 3 ईयर पे जो स्पिल ओवर इफेक्ट को एनालाइज करेंगे, एक तो -1 वाला ईयर और एक +1 वाला ईयर। हमारा बेस ईयर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? करंट ईयर रहेगा, बेस ईयर। ये देखिए करंट ईयर जो हमारा रहेगा, दैट मींस 22 एंड 23 दैट वुड बी द बेस ईयर फॉर विच वी आर वर्किंग, जिसकी हम जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब रहेगा 21 एंड 22, उसके प्रीवियस वाला जो ईयर है। नेक्स्ट ईयर का मतलब रहेगा 23 एंड 24, जो इससे नेक्स्ट वाला ईयर है। ठीक है, ये इससे +1 वाला ईयर है, ये -1 वाला ईयर है। ये हमारा बेस ईयर रहेगा जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं सारी चीजें आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा, बिकॉज ये चीज थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है। तो मैं आपको यहां पर केस स्टडी एग्जांपल साथ में लेकर के चलूंगा, सो दैट आप इजीली समझ पाए और प्रैक्टिकली उस चीज को अप्लाई भी कर पाए। खाली थ्योरी पढ़ने से आप नहीं सीखोगे, ना ही उसका कोई ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में ये चीजें समझाने वाला हूं। एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, सेशन डिटेल में होगा, सेव कर लेना वीडियो को, आराम से बैठ करके देखना, बहुत ही टेक्निकल और डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेल्स या आउटवर्ड सप्लाई। पहले मैं आपको सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन समझा देता हूं, उसके बाद में हम चलेंगे और सीखेंगे आईटीसी का किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा, कि दोनों जगह पे ये इफेक्ट पड़ेगा ना। स्पिल ओवर इफेक्ट तो आपका आउटपुट सप्लाई पे भी पड़ेगा और इनपुट सप्लाई पे भी पड़ेगा, यानी जो आपकी सेल हो रही है वहां पे भी हो सकता है, और मैंने दोनों के एग्जाम्पल भी आपको समझा दिए। नाउ केस देखो, हमारा केस क्या है? केस है इनवॉइस है 21-22 का, यानी -1 ईयर का इनवॉइस है। ठीक है, बेस ईयर है 22-23, लेकिन हमारा ये इनवॉइस 21-22 का, और इसको हमने रिपोर्ट एंड पेड कब किया? रिपोर्ट एंड पे जो किया वो किया 22 एंड 23 अप टू स्पेसिफाइड डेट तक। ठीक है, ये ध्यान रखिए, यानी 21-22 का इनवॉइस हमने अपने 22-23 में डाल दिया।
तो 22-23 का मुझे आप एक चीज बताओ, जब 22-23 की GSTR 9 में ऑटो पॉपुलेट होकर के डेटा आएगा तो वो कहां से आएगा? वो आपकी R1 से आएगा और वो आपके 3B से आएगा। लेकिन R1 और 3B के अंदर आपके वो इनवॉइसेस भी इंक्लूड हैं जो कि 21-22 के हैं। यस और नो? यस सर, वो इनवॉइसेस भी तो मेरे इंक्लूड है यहां पर। तो मेरी जो R9 में डेटा गया ऑटो पॉपुलेट होकर के, क्या वो करेक्ट डेटा है या नहीं है? वो करेक्ट डेटा नहीं है। आपको जो रिपोर्टिंग करनी है वो 22-23 के रिस्पेक्ट में ही करनी है। रिटर्न जो बनेगी वो 22-23 के रिस्पेक्ट में ही जाएगी। और इससे रिलेटेड प्रेस रिलीज भी है जो मैंने नीचे लगाई हुई है। इसमें ये नोट्स आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, बट पहले समझ लो क्योंकि टेक्निकल चीजें खाली नोट पढ़ के नहीं समझ में आएंगे, सर घूम जाने वाला है आपका। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? क्या केस हमारा समझ में आया? 21-22 का आईटीसी नहीं, इनवॉइस जो कि हमने रिपोर्ट और पे किया है 22 और 23 के अंदर। दो इंपैक्ट समझेंगे, GSTR 9 में इसका क्या इंपैक्ट आएगा और GSTR 9C में इसका इंपैक्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले समझिए कि 21-22 के अंदर क्या इसका इंपैक्ट आने वाला है। अब यहां पर ना आपको जीएसटी की टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने कोर्स के अंदर तो बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर भी डिटेल में समझाया हुआ है। GSTR 9 का टेबल वाइज और क्लॉज वाइज एनालिसिस डाला हुआ है। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा ना, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो वाला सेशन एक बार जरूर देख लेना, बिकॉज जब तक आपको बेसिक्स पता नहीं होंगे ना कि कौन सी टेबल क्या है, टेबल नंबर, इसमें बहुत सारी टेबल नंबर बताऊंगा मैं आपको, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाए। इसीलिए एक बार वो वाला सेशन जरूर रेफर कर लीजिएगा। बाकी मैं ट्राई करूंगा जो टेबल यहां मेंशन है उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा आपके साथ, ठीक है? तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब समझिए GSTR 9 के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है 21-22 के अंदर। सर हम काम तो कर रहे हैं 22-23 का, लेकिन मेरा काम आपको ब्रॉडर अप्रोच देना है। किस किस साल में क्या क्या इंपैक्ट आपको ऊपर पड़ेगा वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा। 21-22 का जब आप काम करोगे तो ये ट्रांजैक्शन आपको कहां रिपोर्ट करनी है? टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 ऑफ GSTR 9, 10 और 11 जिसमें भी वो फॉल करती है GSTR 9 के, वहां पे आप उसको रिपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। सर टेबल 10 और 11 में क्या रिपोर्ट किया जाता है? टेबल 10 और 11 में आपको रिपोर्ट करनी होती है वो सारी ट्रांजेक्शन GSTR 9 की जो कि आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुई है अप टू अ स्पेसिफाइड ईयर। तो आपकी 21-22 की तो ये ट्रांजैक्शन है जो कि हुई कब है? जीएसटी पोर्टल पे आपने कब डाली है? जीएसटी पोर्टल पे आपने उसको रिपोर्ट किया 22 और 23 के अंदर। इसीलिए आपको ये जो ट्रांजैक्शन है वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 जो भी एप्लीकेबल है। अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए टेबल 10, सप्लाई रिड्यूस हो रही है तो टेबल 11 में आपको वो चीज रिपोर्ट करनी पड़ेगी जीएसटी। इसीलिए मैंने बोल रहा हूं आपको टेबल आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए। तो टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11। नेक्स्ट है सर, ठीक है ये बात तो समझ में आ गई कि टेबल 10 और 11 में डिक्लेयर कर देंगे वो लायबिलिटी, लेकिन उस लायबिलिटी से हमारा टैक्स भी तो इंक्रीज हो जाएगा, टैक्स पेबल भी तो बन जाएगा ना। टैक्स पेड शैल बी डिक्लेयर, वो कहां डिक्लेयर किया जाएगा? टेबल 10 और 11 की वजह से जो टैक्स में इंक्रीमेंट होता है वो आपको कहां रिपोर्ट करना है? टैक्स पेड शैल बी डिक्लेयर इन टेबल नंबर 14 ऑफ GSTR 9 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 के टेबल 14 में आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि कितना टैक्स आपने पे किया, जो कि नेक्स्ट ईयर की लायबिलिटी के लिए था। 21-22 में आप दिखा रहे हो ना, लेकिन वो आपने दिखाई कब है? 22 और 23 में आपने रिपोर्ट की है। इनवॉइस आपका 21-22 में था, तो टेबल नंबर 14 में उसका टैक्स जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको। और टेबल 10 और 11 में आपको GSTR 9 में क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा? वो जो ट्रांजेक्शन है वो टेबल 10 और 11 में आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ये तो बात हुई 21-22 की, ठीक है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट ईयर, जिस ईयर के लिए हम काम कर रहे हैं। सर खाली आप वही ईयर समझाओ ना जिस ईयर का आप काम करो। देखो स्पिल ओवर इफेक्ट जो होता है ना वो एक साल को इफेक्ट नहीं कर रहा। अगर वो ट्रांजैक्शन एक ही ईयर की है तो फिर वो स्पिल ओवर ट्रांजैक्शन ही नहीं कहलाती है। इसीलिए मैं आपको एक साल का समझा दूं तो उससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं होने वाला है। आपको 2 ईयर का तो एटलीस्ट समझना ही पड़ेगा कि जिस 2 ईयर को वो इफेक्ट कर रही है ट्रांजैक्शन, उन दोनों ही साल में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उस ट्रांजैक्शन से। आपके लिए तो रेलेवेंट 22-23 है, बिकॉज आप तो इसके लिए काम कर रहे हो ना आज की डेट में, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में आपको काम करना चाहिए था, ठीक है? अब देखिए 22-23 में आपको क्या ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखिएगा, इनवॉइस था 21-22 का, यानी लास्ट ईयर का इनवॉइस था, प्रीवियस ईयर का इनवॉइस था, जो कि मैंने करंट ईयर में रिपोर्ट कर दिया है। दिस ट्रांजैक्शन नीड नॉट टू रिपोर्ट इन GSTR 9। GSTR 9 में आपको कहीं पर भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है।
रीजन दीजिए। जीएसटीआर 9 कौन से ईयर की फाइल कर रहे हो? 22 एंड 23 की जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हो। तो 22 23 के अंदर आप 21 22 का इनवॉइस क्यों दिखाओगे? ये बिल्कुल सही बात है सर, नहीं दिखाएंगे हम। लेकिन यहां एक छोटी सी दिक्कत आती है, आगे पढ़ो। सिंस ऑटो पॉपुलेटेड डेटा जो आता है टेबल नंबर 4 के अंदर, टेबल नंबर 4 के अंदर आपका ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आता है। टेबल 4 किस चीज की होती है? डिटेल ऑफ एडवांस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल, यानी एडवांसेस के लिए और आप जो सप्लाई रिपोर्ट करते हैं जीएसटीआर 9 की टेबल नंबर 4 के अंदर रिपोर्ट करते हैं आप वो सभी ट्रांजेक्शन्स को। तो टेबल 4 में होता क्या है ना, टेबल 4 में आपका जो डेटा आता है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आता है। और वो ऑटो पॉपुलेट किसके बेसिस पे होकर के आता है? वो जीएसटीआर 1 और 3B के बेसिस पर आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के आता है टेबल नंबर 4 के अंदर। अब जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर आपने वो लायबिलिटी तो रिपोर्ट की होगी, लेकिन वो लायबिलिटी जो है, मतलब जो आपका टैक्स है, जो सप्लाई है, जो इनवॉइस है, वो तो प्रीवियस ईयर का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हेंस टैक्सपेयर नीड टू एक्सक्लूड सच प्रीवियस ईयर ट्रांजेक्शन, यानी 21 22 की ट्रांजेक्शन फ्रॉम करंट ईयर, यानी 22 23 डेटा रेफर एनेक्सर 1। यहां पर डिपार्टमेंट ने भी बोला है, एक प्रेस रिलीज के थ्रू डिपार्टमेंट ने ये बोला था कि आपको प्रीवियस ईयर की ट्रांजेक्शन जीएसटीआर 9 के अंदर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो ऑटो पॉपुलेटेड होकर के फिगर आ रही हैं, आपको आंख बंद करके उन पे विश्वास नहीं करना है। आप चेक करो कि कहीं लास्ट ईयर का कोई 21 22 का ऐसा कोई इनवॉइस तो नहीं है जो आपने नेक्स्ट ईयर में जाकर के रिपोर्ट किया है। अगर ऐसा कोई इनवॉइस निकल के आता है तो आपको वो टेबल 4 में से माइनस करना पड़ेगा। यानी टेबल 4 में जो आपकी, देखो मैं जब आपको जीएसटीआर 9 समझा रहा था डिटेल में, मैंने वहां पे आपको एक चीज क्लियर कर दी थी कि उस रिस्पेक्टिव ईयर की जो भी ट्रांजैक्शन है आपको वो करेक्ट ट्रांजैक्शन दिखानी पड़ेगी टेबल 4 के अंदर। गलत आपने 3B में गलत फाइल कर दिया, या 3B में आपने ज्यादा फाइल कर दिया, कम फाइल कर दिया, लेकिन तब भी आपको 9 के अंदर करेक्ट अमाउंट ही दिखाना पड़ेगा। वही कंसेप्ट आपका यहां अप्लाई होगा। जो ट्रांजैक्शन 22 23 की है वही आप यहां पर दिखाओगे। 21 22 का इनवॉइस अगर आपके जीएसटीआर 1 और 3B के थ्रू 9 में रिफ्लेक्ट हो भी रहा है ऑटो पॉपुलेटेड फिगर में, तो आपको उस ऑटो पॉपुलेटेड फिगर से उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी अभी मैं आपको पोर्टल पे चल के भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, पहले एक बार कंसेप्ट बना लो। ठीक है, समझ गए किस तरीके से ये होगा। उसके बाद में सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई कि सर मैं माइनस कर दूं, लेकिन जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा टैक्स पेएबल भी तो इफेक्ट हो जाएगा ना। यहां से जीएसटीआर की टेबल 4 में जब मैं सप्लाई को माइनस करूंगा, यानी 21 22 की सप्लाई मैंने माइनस कर दी, वो जो सप्लाई माइनस की उसके साथ में जो उसका आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, वो भी तो माइनस होगा ना। और वो अगर माइनस होगा तो आपका टैक्स पेएबल इंपैक्ट नहीं होगा, टैक्स पेएबल भी आपका इंपैक्ट हो जाएगा जीएसटीआर 9 के अंदर। ध्यान से पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट भी मैंने लिखा हुआ है। द टैक्स पेएबल कॉलम टेबल नंबर 9 ऑफ जीएसटीआर 9 के अंदर जो टैक्स पेएबल कॉलम होता है सेल ऑल्सो बी एडजस्टेड, आपको वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा so that data under this table represent the data for the financial year 22 and 23 only. Also note there may be difference in tax payable and tax paid in table number 9. अब difference क्यों आएगा सर? आप एक चीज बताओ, आपने जीएसटीआर 9 फाइल करी, सॉरी जीएसटीआर 3B आपने फाइल करी 12 महीने की, मंथली आप फाइल करते हो, जितना आपका टैक्स पेबल बनता है उतना आप पे कर देते हो, आइदर थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट और कैश पेमेंट। तो सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि जीएसटीआर 9 में आकर के टैक्स पेबल में और टैक्स पेड में डिफरेंस आ गया? वो डिफरेंस इसीलिए आ गया क्योंकि आपने जो टैक्स पे किया है, टैक्स पेड वाली कॉलम को आप ना ऑल्टर या चेंज नहीं कर सकते। जीएसटीआर 9 के अंदर जो टैक्स पेड वाली कॉलम होती हैं, दो कॉलम आती है टेबल नंबर 9 के अंदर, एक आता है टैक्स पेबल, उसके बाद कॉलम होता है टैक्स पेड का, राइट। तो जो टैक्स पेड वाला कॉलम होता है उसको तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, वो मतलब ऑटो पॉपुलेट होता है और वो नॉन एडिटेबल फील्ड होता है। लेकिन जो टैक्स पेबल है, टैक्स पेबल को आपको एडिट करना पड़ेगा, वो एडिट हो जाता है और एडिट करके आपको
वो सप्लाई वहां पर क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। टैक्स पेबल जो बनेगा आपका कम बनेगा। अब कम क्यों बनेगा, अरे आपने एक सप्लाई, एक इनवॉइस 21-22 का था जो कि 22-23 में दिखाया, टेबल 4 में तो हमने उसको ठीक कर दिया, कम कर दिया, तो जो उसका ऊपर टैक्स पेबल बनेगा, टैक्स पेबल भी तो कम बनेगा। लेकिन सर हमने तो टैक्स की पेमेंट फिर ज्यादा कर दी, क्योंकि पेमेंट को तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। टेबल नंबर 9 के अंदर पेमेंट को तो हम टैक्स चेंज नहीं कर पाएंगे ना, तो पेमेंट को चेंज नहीं कर पाओगे तो आपकी टेबल 9 क्या रिप्रेजेंट करेगी, टेबल 9 ये रिप्रेजेंट करेगी कि आपने टैक्स की पेमेंट ज्यादा की है। ज्यादा क्यों की है, क्योंकि हमारा एक इनवॉइस प्रीवियस ईयर का था 21-22 का, जिसकी पेमेंट हमने 22-23 में की। जस्टिफाई कर पा रहा हूं मैं अपना पॉइंट? अगर मैं ये पॉइंट जस्टिफाई कर पा रहा हूं तो आप भी डिपार्टमेंट के सामने ये पॉइंट जस्टिफाई कर सकते हो। अगर कल को आपसे ये पूछा गया तो लॉजिकल बात लगे तो एक्सेप्ट करना। जीएसटीआर 9 और 9C में इतने सारे ऑल्टरनेटिव व्यूज निकल के आ सकते हैं। मैं जो भी अपना एनालिसिस बता रहा हूं ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं, जो मेरा एनालिसिस है उसके बेसिस पे बता रहा हूं, ठीक है। आप अग्री भी कर सकते हो, आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मुझे अप्रोप्रिएट लगता है वो मैं यहां पे आपको बताता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर बिकॉज टैक्स पेबल जो है इज फॉर 22-23 ओनली एंड टैक्स पेड जो है वो इंक्लूड करता है स्पिल ओवर ट्रांजेक्शंस को। देखो बहुत बढ़िया लैंग्वेज लिखी हुई है, टैक्स पेड के अंदर स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन इंक्लूड है। टैक्स पेबल में से मैंने स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट रिमूव कर दिया। यही तो सीखना चाहते हो, कैसे स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट को रिमूव किया जाए। तो इस वाले केस के अंदर आपको इस तरीके से दो जगह इंपैक्ट पड़ेगा। पहला इंपैक्ट पड़ेगा टेबल 4 के अंदर, टेबल 4 में जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आ रही है उसमें से आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा इंपैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा टैक्स पेड या पेबल की जो टेबल नंबर 9 होती है, टैक्स पेबल के अंदर आपको टैक्स पेबल भी रिड्यूस करना पड़ेगा। और टैक्सपेयर आर एडवाइज टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ सच ट्रांजेक्शन फॉर द फ्यूचर डिस्क्रिपेंसी बाय द डिपार्टमेंट। इसके लिए आपको अपने पास नोट्स बना करके रखने हैं, जो भी यहाँ पर ये इस तरीके के अगर केस आपके ऊपर अप्लाई होता है। तो ये तो बात हुई 23-24 में इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन 2 ईयर को इंपैक्ट कर रही है, 21-22 को एंड 22 एंड 23 को, ठीक है सर। समझ गए आप केस? जीएसटीआर 9 का केस आप क्लियर हो गया, जीएसटीआर 9 किस तरीके से इंपैक्ट करेगी। अभी मैं पोर्टल पर चल के भी आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, पोर्टल पर चल के भी आपको मैं एक केस स्टडी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले एक बार समझ लो इसका इंपैक्ट जीएसटीआर 9C पे क्या पड़ने वाला है, वो समझ लो, ठीक है। सो 21-22 में देखो, 21-22 कौन सा, मैं -1 ईयर की बात कर रहा हूं। जब 21-22 या मेंशन है इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट -1 ईयर, और 22-23 बेस ईयर जिसके लिए आप अभी काम कर रहे हो। तो पहले समझो -1 ईयर में क्या पड़ेगा, टर्नओवर के अंदर टेबल नंबर 5Q ऑफ जीएसटीआर 9C डराइव वैल्यू आफ्टर कंसिडरिंग टेबल नंबर 5N 10 एंड 11। अब अगर आपको ये टेबल्स की क्लैरिटी नहीं है ना कि जीएसटीआर 9 और 9C की कौन सी टेबल का मतलब क्या होता है, कहां से कैसे आती है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखो टेबल नंबर 5Q क्या होता है, टेबल नंबर 5Q और जीएसटीआर 9C, जीएसटीआर 9C के अंदर टेबल 5 होती है जहां पर हम ग्रॉस टर्नओवर का क्या करते हैं, ग्रॉस टर्नओवर का रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करते हैं। तो उसका जो टेबल नंबर 5Q होती है बेसिकली वो ऑटो पॉपुलेटेड होकर के आती है, ऑटो पॉपुलेटेड होती है वो जीएसटीआर 9 से, ठीक है। जीएसटीआर 9 से वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आती है। और जीएसटीआर 9 से किस तरीके से ऑटो पॉपुलेट होती है, टेबल 5N क्या होती है, बेसिकली टेबल 4 के अंदर आप अपनी सारी सप्लाईज दिखाते हो, टेबल नंबर 5 के अंदर नॉन जीएसटी सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई वो आती है। उन सभी का टोटल जो है वो टेबल नंबर 5N के अंदर आता है। तो यानी टोटल टर्नओवर आप इसको बोल सकते हो। और इसके अंदर टेबल 10 और टेबल 11 का भी एडजस्टमेंट होता है। टेबल 10 के अंदर जो एडिशनल लायबिलिटी आप डिक्लेयर कर रहे हो वो आती है। टेबल 11 ऑफ जीएसटीआर 9 कौन सी होती है, जहां पर आप सप्लाईज को रिड्यूस कर रहे हो, अमेंडमेंट से कोई सप्लाई रिड्यूस हो रही है तो वो टेबल 11 में आती है। कहने का मतलब ये है कि जीएसटीआर 9C के अंदर जो आपकी टेबल 5 होती है यहां पर इन तीनों को इसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो जाती है, टेबल 10 और टेबल 11 की एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो जाती है, इसीलिए कोई फर्दर रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड नहीं होता। कौन से ईयर की बात कर रहा हूं मैं, 21 एंड 22, यानी -1 ईयर के अंदर आपको उसका फर्दर कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारी टैक्स डिफरेंस जो आपका बनेगा कौन से ईयर में, 21-22 में। 21-22 में क्या एडजस्टमेंट की थी वो आपको ध्यान है। 21-22 में हमने क्या किया था, टेबल 10 और 11 में डिक्लेयर कर दिया था
तो टर्नओवर में तो आपको कोई चेंज नहीं करना। और दूसरा हमारा था कि टैक्स पेड जो आपने डिक्लेयर करते हैं वो टेबल नंबर 14 के अंदर डिक्लेयर होता है। जो आपका टैक्स पेड बनता है वो टेबल 14 के अंदर आपको डिक्लेयर करना होता है। तो टेबल 9Q जो होती है वो ऑफ जीएसटीआर 9C प्रोवाइड रेट वाइज बाइफर्केशन ऑफ टैक्स पेड फॉर 21-22 विच मीन्स इट शुड ऑल्सो एडजस्ट टेबल नंबर 10 एंड 11। इसका मतलब जब आप बाइफर्केशन दे रहे हो ना 21-22 में, जब आप बाइफर्केशन दे रहे हो इनपुट टैक्स क्रेडिट का, उस सिनेरियो में आपको टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 को भी कंसीडर करना पड़ेगा। जो रेट वाइज लायबिलिटी का बाइफर्केशन आप दोगे यहां पर टेबल 9 के अंदर, वहां पर आपको टेबल 10 और टेबल 11 को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो यानी आपने वो जो सप्लाई नेक्स्ट ईयर में की है उसको अगर सप्लाई बढ़ रही है तो ऐड करो, सप्लाई रिड्यूस हो रही है तो माइनस करो, जो बैलेंस बच रहा है उसके टैक्स का बाइफर्केशन रेट वाइज आपको देना होगा यहां पर, ठीक है, टैक्स डिफरेंस के अंदर। तो इसका मतलब जब आप बाइफर्केशन ही नेट अमाउंट का दोगे तो आपका वो अमाउंट ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 9 से मैच हो जाएगा, ठीक है। अब समझो 22-23 में क्या काम होगा, यानी करंट ईयर जो हमारा चल रहा है, करंट ईयर 22 एंड 23 जो करंट ईयर चल रहा है। देखो थोड़ा सा टेक्निकल है, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मैंने मल्टीपल ईयर्स लिए हुए हैं, दो जीएसटीआर चल रही हैं, 9 और 9C दोनों पे मैं इंपैक्ट बता रहा हूं, बट आपको समझना पड़ेगा। अब पहले तो एक बार ब्रीफली समझो कि हमने 22-23 में एडजस्टमेंट क्या की थी। तो भाई देखो आपने क्या किया था, टेबल 4 में से माइनस कर दिया था, टेबल 4 में से माइनस कर दिया था वो अमाउंट, बिकॉज वो अमाउंट प्रीवियस ईयर का था। एक एडजस्टमेंट आपने ये की थी, और टैक्स पेबल के अंदर आपने क्या किया था, टैक्स पेबल को कम कर दिया था। यहां पे क्या होगा, अब यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो अब 9C के अंदर क्या होगा, अगर आपने एंट्री वो पोस्ट की हुई है 21 और 22 के अंदर, 21-22 में अगर आपने उसकी एंट्री कर दी है तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इंपैक्ट ये समझो। देखो जीएसटीआर 9C जो होती है वो रिकंसिलिएशन होता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट का और जीएसटीआर 9 का। जीएसटीआर 9 में आपने क्या किया, 22-23 में आपने जीएसटीआर 9 में से वो जो प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर था उसको माइनस कर दिया, ठीक है। बुक्स के अंदर देखो, बुक्स के अंदर अगर आपने वो एंट्री 21-22 में कर दी है, वो जो एंट्री मारी है ना, उसकी जो सेल की एंट्री दिखाई है वो 21-22 के अंदर ही दिखा दी है। देखो बुक्स में आपने सेल दिखाई 31 मार्च को, एग्जांपल समझो 31 मार्च 2022 को आपने अपनी बुक्स के अंदर टैली के अंदर एक एंट्री मारी सेल्स की, ठीक है। लेकिन मार्च मंथ की जब आप 3B फाइल कर रहे थे तो आप R1 जब फाइल कर रहे थे उसमें आप उसको रिपोर्ट करना भूल गए, तो वो रिपोर्ट हुई फिर मई मंथ में या जून मंथ के 3B के अंदर। इसका मतलब बुक्स में तो आपने एंट्री 21 एंड 22 में ही मार दी, लेकिन जीएसटी पोर्टल के ऊपर आपने उसको नेक्स्ट ईयर में जाकर के उसकी एडजस्टमेंट की है। तो आप जब आप 22-23 के अंदर, क्या आपकी बुक्स में, मुझे आंसर दीजिएगा, क्या आपकी बुक्स में वो वाला इनवॉइस इंक्लूड होगा? आंसर इज नो, बिकॉज आपने तो उसकी एंट्री पोस्ट कर दी है प्रीवियस ईयर में, 21-22 में पोस्ट कर दी है, तो 22-23 में आपको कोई सेपरेट एडजस्टमेंट करने की जरूरत तो है ही नहीं। ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जीएसटीआर 9 के अंदर आपने प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट को माइनस कर दिया, टेबल नंबर 4 में भी और टेबल नंबर 9 में टैक्स पेबल को कम कर दिया। आपने अपनी बुक्स के अंदर तो वो एंट्री दिखाई नहीं, बिकॉज वो तो पिछले साल में गई, तो बुक्स के अंदर वो एंट्री है ही नहीं। टेबल 9 में से आपने ऑलरेडी माइनस कर दिया, तो आपका रिकंसिलिएशन हो गया ना, जो इस एडजस्टमेंट की वजह से रिकंसिलिएशन था वो तो हो गया ना। देयर आर चांसेस कि और एडजस्टमेंट हो जिसकी वजह से रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़े, बट इस एडजस्टमेंट की वजह से आपको कोई सेपरेट रिकंसिलिएशन नहीं करना पड़ेगा अगर आपने वो एंट्री 21-22 में पोस्ट कर दी है तो। Then no separate adjustment is required in GSTR 9C because while preparing GSTR 9 for 22 and 23 we have already excluded past year transactions। आप माइंड में एक कंसेप्ट बना करके चलो, जिस ईयर का काम हो रहा है उस ईयर की ट्रांजैक्शन GSTR 9 में ही मैं रिपोर्ट करूंगा, ठीक है। अगर बुक्स जो है वो फाइनल हो चुकी है, अच्छा अब एक केस और डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। सर हुआ यूं कि मैंने जल्दी में ना इनवॉइस बनाया और इनवॉइस बना करके तो भेज दिया मैंने क्लाइंट को, मगर उसको टैली में डालना भूल गया। इनवॉइस बना करके 31 मार्च 2022 का एक इनवॉइस बनाया, इनवॉइस बना करके क्लाइंट को भेज दिया, लेकिन 21-22 का इनकम टैक्स का ऑडिट हो गया, अकाउंट्स भी फाइनल हो गए, सब कुछ हो गया, मेरा फाइनल P&L बैलेंस शीट सब कुछ बन करके आ गया,
उसके बाद में जाकर के मुझको पता चला, सितंबर मंथ में मैंने क्या किया, मुझे पता चला कि मैंने 31 मार्च को एक बिल काटा था जो मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसीलिए मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल हो गए, सीए ने ऑडिट कर दिया, साइन एंड स्टैंप हो गए, आईटीआर में फाइल भी कर दिए। अब मैं क्या 31 मार्च में जाकर के एंट्री मार सकता हूं? मुझे आंसर दो आप। सब कुछ फाइनल हो गया, आईटीआर मेरी फाइनल हो गई, आईटीआर का इनकम टैक्स का ऑडिट हो गया, सब कुछ मैंने डाल दिया, और मैं अपने प्रोफेशनल को जाके कहूँगा कि सर क्या मैं इसके अंदर एक एंट्री डाल दूँ, क्या वो अलाउ करेगा? नहीं करेगा। कैसे कर पाओगे भाई? जब सब कुछ फाइनल हो गया तो फिर थोड़ी एंट्री उस ईयर में कर पाओगे। फिर एक ऑप्शन बचता है, जो करंट ईयर आपका चल रहा है, करंट ईयर में आप उसकी एंट्री डाल दो, बुक्स के अंदर भी करंट ईयर में डाल दो, मतलब 22-23 में बुक्स में भी करंट ईयर में डाल दो, और R1 और 3B में तो आप सितंबर में जब आपको पता चला तब आप डालोगे ही डालोगे। लेकिन अब देखो फर्क क्या पड़ेगा, हमारा ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। अकाउंटिंग चेंज हुई, उसकी वजह से हमारा GSTR 9C का ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज GSTR 9 फाइल करते टाइम हमने क्या किया था, GSTR 9 फाइल करते टाइम हमने उस ट्रांजेक्शन को एक्सक्लूड कर दिया था, लेकिन हमारी बुक्स जब हम फाइनल करी तो बुक्स में हमने 22-23 के अंदर वो इंक्लूड हो गया। GSTR 9 में एक्सक्लूड हो गई ट्रांजैक्शन, बुक्स के अंदर इंक्लूड रह गई ट्रांजैक्शन। तो अब क्या होगा सर? अब आपका डिफरेंस बनेगा, और उसी के लिए रिकंसिलिएशन प्रिपेयर किया जाता है GSTR 9C। तो अब आपको क्या करना होगा, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो फाइनलाइज्ड हो चुके हैं और आपने जो एंट्री मारी है 21-22 की वो पोस्ट कर दी 22-23 के बुक्स ऑफ अकाउंट में। वाई? बिकॉज मेरे प्रीवियस ईयर के अकाउंट फाइनल हो चुके हैं, मैं उसको नहीं छेड़ सकता, वहां कोई एंट्री नहीं डाल सकता। देन डिफरेंस में भी अराइजेज इन GSTR 9 एंड बुक्स ऑफ अकाउंट। टैक्सपेयर आर एडवाइज टू रिपोर्ट सच ट्रांजेक्शन। आपको कहां रिपोर्ट करनी है? इन 5O ऑफ GSTR 9C टू रिकंसाइल बुक्स एंड GSTR 9। तो आपको 5O के अंदर रिपोर्ट करनी है। यहां पर किसी का यह पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है कि आप उसको अनरिकंसाइल अमाउंट में रहने दीजिए और अनरिकंसाइल अमाउंट का जस्टिफिकेशन दे दीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप 5O में डालिए, अनरिकंसाइल अमाउंट में ना लेकर जाओ कोई अमाउंट, दैट वुड बी मोर रिकमेंडेड। ठीक है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। और ऑल्टरनेटिव व्यू मैंने यहां लिख दिया है कि अनरिकंसाइल अमाउंट में आप वो डाल करके उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, बट मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप उसको 0.5O के अंदर एडजस्ट करवाइए, GSTR 9C के 5O के अंदर उसको एडजस्ट करवाइए। लेकिन वो एडजस्टमेंट की जरूरत कब पड़ेगी आपको? जब आपने 21-22 की एंट्री 22-23 के अंदर डाली है। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन आया था, एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आया था कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 31 मार्च का इनवॉइस मैं 22-23 में डाल दूं। मैंने कहा पॉसिबल तो नहीं हो सकता, बट देयर आर सर्कमस्टांसेस ऐसे बन सकते हैं कि जब आपको उस ईयर का इनवॉइस भी इस ईयर में ही पोस्ट करना पड़े अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वहां पर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहां पर आपका नेक्स्ट ईयर में 23-24 में यहां पर आपका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। परफेक्ट। ठीक है, आपको ये केस समझ में आ गया। अब मैं आपको ये केस ना, अब मैं 22-23 के लिए पोर्टल पे जाके ये चीज समझाता हूं आपको। 22-23 ये समझिए, ये और GSTR 9C 22-23 प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर का मैं नहीं समझाऊंगा, पोर्टल पे जाकर के। पोर्टल में ये एग्जांपल हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ करंट ईयर, जो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं 22 एंड 23। ठीक है, चलिए पोर्टल पे चलते हैं एंड एनालाइज करते हैं ये जो चीज़ हमने समझी। सेशन सर डिटेल में होने वाला है, मैं हवाई में और आधा अधूरा काम छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है आप मुझे पीठ पीछे फिर गाली करोगे कि सर आपने डिटेल में समझाया नहीं। चलो, GSTR 9 ओपन है, टेबल नंबर 4 में आ जाओ। ठीक है, केस मेरा ये है, केस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरा एक इनवॉइस है 21-22 का, मैं GSTR 9 फाइल कर रहा हूँ 22 एंड 23 की। 21-22 का एक इनवॉइस है, कितने रुपए का इनवॉइस है वो 10,000 रुपये का इनवॉइस है। ठीक है, और उसके ऊपर 18% IGST लगा है, तो कितना हो गया 10,000 के ऊपर आपका 1180, 1180 का IGST उसके ऊपर इंक्लूड है। राइट, तो वो चीज वो मुझे पता चली, मैंने आइडेंटिफाई की कि मेरे लास्ट ईयर का एक इनवॉइस है, और जब मैंने अपना GSTR यहाँ पर 9 ओपन की, टेबल नंबर 4 यहाँ पर ओपन की, तो वो मेरा यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होकर के
आ रहा होगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, जीएसटीआर 9 के अंदर जो मैंने आपको समझाया था, आपको जीएसटीआर 9 के अंदर जो स्टेप करना है, टेबल 4 में से उसको एक्सक्लूड करना है। और टेबल 4 में आपको देखना पड़ेगा वो आपकी B2C की ट्रांजेक्शन थी या आपकी B2B की ट्रांजेक्शन है। B2B की ट्रांजेक्शन है तो इसमें से आप एक्सक्लूड करोगे, B2C की ट्रांजेक्शन है तो इसमें से आप एक्सक्लूड करोगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर 20% से ज्यादा का वेरिएशन आ जाएगा तो हो सकता है ये आपकी रेड हो जाए, बट रेड होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है, रीजन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे हमारे केस में तो होगा नहीं, बिकॉज 10,000 तो 20% बनेगा नहीं इसका। सो लेट्स सपोज हमारी B2C की एक ट्रांजेक्शन थी जो कि थी प्रीवियस ईयर की, और हमने उसको कब दिखाया, नेक्स्ट ईयर, इस ईयर में दिखाया, 22-23 में दिखाया। तो 58,472, तो इसकी जगह ये हो जाएगा 48,000। इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 48,000 और 2997.47, 2997.47, इसमें से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कितना, 2997.47 माइनस 1180, 1817.40। ध्यान से देखना, 1817.40, ठीक है। अब यहां पे आप क्लिक करोगे, आपको एक चीज नोटिस होगी, सिस्टम कैलकुलेटेड ज्यादा आ रहा है बट अमाउंट जो मैंने मेंशन किया वो कम किया। सर ये गलत नहीं कर रहे हो आप, यहां कुछ मिस्टेक नहीं हो रही है, कहीं डिपार्टमेंट से नोटिस तो नहीं आएगा? सर मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, आप लॉजिक से नहीं समझ रहे हो, लॉजिक से काम लो ना। 22-23 का जो टर्नओवर है वही तो यहां पे आप रिपोर्ट कर रहे हो ना, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आप यहां पर थोड़ी रिपोर्ट करोगे। 22-23 का तो मेरा 48,472 ही था, 10,000 रुपये का तो एक इनवॉइस प्रीवियस ईयर 21-22 का था जो मेरा ऑटो पॉपुलेट होकर के आ गया। वाई? बिकॉज वो जो है वहां पर मैंने अपने R1-3B में दिखा दिया 22-23 की। सिमिलरली यहां पर मेरा 20% से ज्यादा का वो आ रहा है, इसलिए रेड हो रहा है। बट रेड और ब्लू की टेंशन मत लो, कंसेप्ट सही से काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हो अपने सारे पॉइंट्स। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर भी माइनस कर दिया। सिस्टम कैलकुलेटेड आ रहा है 2997, बट हमने जो अमाउंट डाला 1817, क्यों? बिकॉज जो हमारा 1180 है, 10,000 का जो 18% है, वो तो प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है 21-22 को, इसीलिए हमने यहां पर इसको माइनस कर दिया। ठीक है, ये माइनस करोगे एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर सेव कर देना है। ठीक है, और यहां पे आपको मैसेज देगा कि यू हैव फील्ड हाईलाइटेड इन रेड वेयर द वैल्यू एंटर इज मोर देन लेस देन 20% ऑफ द सिस्टम कैलकुलेटेड, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड? यस वी आर श्योर वी वांट टू प्रोसीड। सक्सेसफुली डेटा यहां पर सेव भी हो जाएगा। तो आपको ये शो भी हो गया होगा कि 20% से ज्यादा अगर हो जाता है तो यहां पे आपका इस तरीके से रेड हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, ये चीज क्लियर होगी। टेबल 4 में आप किस तरीके से एडजस्टमेंट करोगे। एक एडजस्टमेंट बनेगी इसके रिस्पेक्ट में, टेबल नंबर, बोलो कौन सी? टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9, टैक्स पेड को भी तो कम करना पड़ेगा ना। टैक्स पेड जो आपका आ रहा है, टैक्स पेड ये कहां से आता है टैक्स पेबल, आप अगर यहां पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टेबल 6.1 होती है GSTR 3B की, वहां से आपका टैक्स पेबल ये निकल के आता है। ठीक है, तो 182,420। अब जो 182,420 का IGST आ रहा है, क्या ये पूरा IGST फाइनेंशियल ईयर 22-23 को बिलोंग करता है? आंसर इज नो। इसमें से 1180 का IT जो टैक्स है, सॉरी IGST जो है वो मेरा प्रीवियस ईयर का है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इसमें से माइनस कर दूंगा। फिर कैलकुलेटर एक बार ओपन करेंगे एंड 182,480 माइनस 1180 करो तो क्या हो गया, 181,300। तो यहां पर आप क्या करो, 181,300। ठीक है, अब यहां पे ये करते ही ना, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको थ्योरी में ये एक्सप्लेन कर रहा था केस, कि आप टैक्स पेड को यहां चेंज नहीं कर पाओगे। तो जो आपका टैक्स पेड है ना, टैक्स पेड थ्रू कैश और टैक्स पेड थ्रू ITC, ये नॉन एडिटेबल फील्ड्स होते हैं, लेकिन आप टैक्स पेबल को चेंज कर पाओगे। टैक्स पेबल को हमने क्या किया, यहां पर कम कर दिया। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुन लो, जो टैक्स पेबल वाला कॉलम है दिस वन, यही आपका GSTR 9C में ट्रांसफर होता है। और 9C में जो आपको बाइफर्केशन देना होता है रेट वाइज लायबिलिटी का, वो इसी का देना होता है। और वहां अभी समझाऊंगा, वैसे मैं आपको परेशान मत हो, मैं अभी 9C में जाकर के दिखा दूंगा। लेकिन अभी आप समझो कि जो टेबल 9 टैक्स पेबल वाली है, इन तीनों का टोटल जब आप करोगे, ये अमाउंट आपकी ट्रांसफर होगी कहां पर, GSTR 9C के अंदर आपकी ये वाली अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? GSTR 9 में आपको किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है। ओके सर, ये केस क्लियर हो गया। अब चलो सर
9C में क्या एडजस्टमेंट होगी वो समझाओ। अभी तो एक केस स्टडी पढ़ रहे हो आप, ध्यान रखना, ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के चलो। हमारी केस स्टडी क्या है, प्रीवियस ईयर का इनवॉइस हमने करंट ईयर में शो किया है, उसकी एडजस्टमेंट्स बता रहा हूं अभी तो। स्पिल ओवर इफेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल होता है, बट समझोगे तो क्लियरली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ, डाउनलोड्स में जाएंगे, GSTR 9C ऑफलाइन टूल डाउनलोड करेंगे डेस्कटॉप पे। राइट, सो ये डाउनलोड हो गया। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको एक बार। परफेक्ट, ये ऑफलाइन यूटिलिटी आ गई, इसको ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज ऑफलाइन यूटिलिटी फॉर GSTR 9C। अब यहां पे किस तरीके से फिगर आएगी उसको समझो। आ जाओ, अब मैंने यहां पे आपको क्या क्या एडजस्टमेंट बताई थी। देखो 9C के अंदर दो केस मैंने आपको समझाए थे, ध्यान से सुनो। पहला केस तो ये है कि आपने वो एंट्री 21, 22 के अंदर डाली है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। देखो 9C जो बनती है ना, वो बनती है GSTR 9 और बुक्स। तो अगर आपने बुक्स में ट्रीटमेंट कुछ अलग किया हुआ है तो 9C के अंदर ट्रीटमेंट आपका चेंज हो सकता है। अगर बुक्स में ट्रीटमेंट कुछ और है तो 9C में ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। पहला केस हमारा वो था कि जब आपने वो एंट्री 21, 22 के अंदर ही डाली है टैली के अंदर। मैं टैली लेकर के चल रहा हूं, आप इजीली समझ पाओगे। टैली में जो आपने एंट्री डाली है वो 21, 22 के अंदर ही वो एंट्री डाल दी है। अब टैली में अगर वो एंट्री 21, 22 के अंदर डाल दी है आपने, और तो यहां पर जब आप टर्नओवर मेंशन करोगे, जो पॉइंट ए में टर्नओवर आपका आएगा, लेट सपोज एग्जांपल के लिए लेकर चलते हैं 10 लाख का, 10 लाख का नहीं 10 करोड़ लेते हैं, 10 करोड़ का, ठीक है सर। सो 10 करोड़ का टर्नओवर आपका आ गया। कौन से ईयर का है, दैट इज 22 एंड 23 का आपका 10 करोड़ का ये टर्नओवर है। अब मुझे एक बात बताइए, जो टर्नओवर हमारे GSTR 9 में आ रहा होगा वहां पर भी हमने क्या किया है, उसको एक्सक्लूड कर दिया है। इसका मतलब जो ये वाली फिगर आ रही होगी ना नीचे, देखो मैं आपको दिखाता हूं, 5Q के अंदर आपकी जो फिगर आ रही होगी, 5Q के अंदर आपकी जो फिगर आ रही होगी, टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन GSTR 9, बताओ क्या उसके अंदर जो 10,000 की एडजस्टमेंट है वो माइनस ऑलरेडी है या नहीं है। अभी अभी तो आपको मैं करवा के आया हूं, वहां से मैंने माइनस करवाया ना, तो यहां पर भी वो 10,000 रुपये माइनस होकर के आएगी। और ऊपर जो मेरा 10 करोड़ है इसमें वो वैसे ही इंक्लूड नहीं होगी। क्यों? बिकॉज इसकी एंट्री जो है वो मैंने कहां मार दी है, नहीं समझ रहे हो। इसकी एंट्री तो मैंने 21, 22 में अपनी बुक्स के अंदर टैली के अंदर 31 मार्च 2022 को मार दिए, तो वो तो लास्ट ईयर के GSTR 9C में चली गई होगी ना भाई। इस ईयर के जो 9C में ये जो टर्नओवर 10 करोड़ का आ रहा है, 10 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है, इसके अंदर वो एंट्री इंक्लूड है ही नहीं। और जो मेरा यहां पर वैल्यू आएगी उसके अंदर भी वो वैल्यू इंक्लूड होगी नहीं। इसका मतलब अगर और कोई डिफरेंस नहीं है तो मेरा यहां पर भी 10 करोड़ अमाउंट ही आएगा, समझ गए। लेकिन दूसरा केस ये भी तो हो सकता है, कौन सा वाला, कि आपने वो एंट्री टैली के अंदर सितंबर में जाके मारी हो और वो भी 22 एंड 23 में मार दी हो। 22 एंड 23 में आपने वो एंट्री मार दी, सितंबर मंथ के अंदर आपने वो एंट्री मार दी है। तो इसका मतलब यहां पर आपका 10 करोड़ है, अगर आपने मार दी है तो यहां पर आपका कितना आ रहा होगा, 10 करोड़ 10,000, वो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आएगा ना टर्नओवर का, क्योंकि अब वो टर्नओवर इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। तो 10 करोड़ 10,000, तो 10 करोड़ 10,000 यहां आ गया। एंड अब आपको यहां पर एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज अब आपका 10,000 रुपये का ये वही डिफरेंस आ रहा है। और ये डिफरेंस मैंने आपको कहां एडजस्ट करने के लिए बोला था, ओ के अंदर। 5O के अंदर आता है एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजन नॉन लिस्टेड अबव। यहां पर किसी का ये पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है कि आपकी जो अनरिकंसाइल अमाउंट आ रही है 10,000 की, आप इसको एक्सप्लेन कर दो कि क्यों 10,000 की अनरिकंसाइल अमाउंट आ रही है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप इसको यहां पर जो है 10,000 डालिए तो माइनस में जाएगा आपका 10,000। माइनस में क्यों जाएगा, अरे यहां पर माइनस प्लस दोनों में फिगर जा सकती है 5O के अंदर। और हमारी बुक्स के अंदर टर्नओवर ज़्यादा है ना, ये तो रिकंसिलेशन BRS 11th क्लास में सिखा देते हैं। बुक्स के अंदर टर्नओवर ज़्यादा है, GSTR 9 में टर्नओवर कम है, तो बुक्स के टर्नओवर में से उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। सिंपल है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो माइनस करेंगे तो हमारा जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो 0 बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपने अकाउंट्स के अंदर क्या एंट्री की है
टू डिटरमिन कि आपको अपने GSTR 9C में क्या एंट्री करनी है। दूसरी चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी, टेबल नंबर 9 के अंदर जहां पे आपको रेट वाइज लायबिलिटी देनी होती है, तो 22-23 में टेबल 9 क्यू के अंदर जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आपकी ड्राइव कहां से होकर के आएगी। GST पोर्टल पे आइए, रिटर्न्स पे मैं बताता हूँ, टेबल 9 से ही आती है। दोनों जगह टेबल 9 ही होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कभी कभी। देखो लेट मी शो यू, यहां पे आपको मिलेगा टेबल नंबर 9, ये रही टेबल 9 के अंदर जो टैक्स पेबल होता है ये आपका वहां पर टोटल जाता है, तो 1,82,000 जाएगा आपका IGST के अंदर 182,480। यहां से माइनस नहीं हुआ, शायद वो फिगर सेव नहीं हुई थी, तो यहां मैं एक बार माइनस कर देता हूं। कितना 1180 मेरे को माइनस करना था ना, एक सेकेंड, 182,480 माइनस 1180, 181,300, 181,300 जाएगा, एंड इसको कर देते हैं सेव। राइट, सो अब ये सेव हो जानी चाहिए, चेक कर लेते हैं। 181,300 ये हमारा आएगा कहां पर, 181,300, बिकॉज दिस इज द टैक्स लायबिलिटी विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23। और उसके बाद 45,980, 45,980 एंड 45,980, 45,980, एंड फिर आपको रेट वाइज यहां पर बाइफर्केशन देना पड़ेगा अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग। देखो बुक्स जब भी आप बनाते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो, तो उसके अंदर आपको रेट, अगर मल्टीपल रेट्स हैं आपके फॉर्म के, आपकी कंपनी में मल्टीपल रेट्स अप्लाई होते हैं, तो हर रेट का एक अलग लेजर आपको बनाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपकी वो बहुत हेल्प करता है। अदरवाइज आपको फिर वो निकाल करके अलग अलग रेट वाइज वो करने में बहुत हेडेक वाला काम हो जाता है। इसलिए जब भी आप लेजर बना रहे हैं टैली के अंदर, तो वहाँ पर ध्यान रखिए आउटपुट जो लेजर बन रहा है, आउटपुट के साथ में आपको रेट जरूर मेंशन करना है कि वो 5% में है, 6% में, 12% में, 18% में, 28% में, जो भी रेट है वो रेट जरूर मेंशन करना। देन उसके बाद आप जो उसकी टैक्सेबल वैल्यू है वो मेंशन कर देंगे, जो अमाउंट आपकी आ रही है वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। इन केस अगर कोई अनरिकंसाइल अमाउंट आता है तो उसका रीजन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमारा जो अनरिकंसाइल अमाउंट है, अगर वो बुक वाली एंट्री जो मैंने आपको बताई लास्ट ईयर में बुक में एंट्री करी है तो हो सकता है कुछ और आए, करंट ईयर में करिए तो कुछ और आए, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे भी आपका डिफरेंस आ जाए। अगर वो उसकी वजह से आ रहा है तो वो आपको अनरिकंसाइल में जाकर के यहाँ पर उसका रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। परफेक्ट सर। एक एंट्री मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस की है लास्ट ईयर, यानी 21-22 का इनवॉइस आपने 22-23 में दिखाया है, तो किस तरीके से आपको GSTR 9 पे शो करना है एंड किस तरीके से आपको 9C में शो करना है। ठीक है, चलिए सर अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट केस स्टडी। और नेक्स्ट केस स्टडी में अब मैं क्या करूंगा ना, जो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है 22-23 उसका ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ट्रीटमेंट आप इन नोट्स की हेल्प से पढ़ लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर में या आगे वाले ईयर में क्या होगा, वो आप अपने हैंड पे पढ़ लीजिएगा। जो करंट ईयर का ट्रीटमेंट है 22-23 का, वो ट्रीटमेंट मैं आपके साथ खाली डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट केस आ जाइए। नेक्स्ट केस हमारा है इनवॉइस जो है 22-23 का, यानी जो ईयर हमारा चल रहा है, बेस ईयर जिस ईयर के लिए हम काम कर रहे हैं उस ईयर का इनवॉइस है, बट हमने वो रिपोर्ट एंड पे किया है 23 एंड 24 में। सिंपल सा एग्जांपल है, मार्च 23 के अंदर आपने एक इनवॉइस बनाया, बट वो इनवॉइस आप शो नहीं कर पाए अपनी GSTR 1 में, 3B में कुछ भूल गए आप, और आपने वो मई जून जुलाई 23 के अंदर जाकर के उसको R1 और 3B में शो किया। सिंपल एग्जाम्पल है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बट GSTR 9 में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। बिकॉज हुआ क्या, 22-23 का था वो इनवॉइस और आपने वो नेक्स्ट ईयर में शो किया है। अब आओ 22-23 में क्या इंपैक्ट आएगा, मैं वही डिस्कस कर रहा हूं। वैसे इसका ट्रीटमेंट काफी टेक्निकल है नेक्स्ट ईयर के अंदर भी, तो नोट कर लेना, समझ जाओगे आप क्या ट्रीटमेंट है। बट करंट ईयर में क्या ट्रीटमेंट होगा उसको समझो। देखो ट्रांजैक्शन जो है टू बी रिपोर्टेड कहां रिपोर्ट की जाएगी, टेबल नंबर 10 में और टेबल नंबर 11 में ऑफ GSTR 9 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23। और उसके साथ साथ जो आप उसके बाद टैक्स पे करोगे वो आपको डिक्लेयर करना है टेबल नंबर 14 ऑफ GSTR 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23। सर यहां पे आप हमको टेबल 4 में ऐड नहीं करवाओगे क्या? पिछले केस में तो आपने माइनस करवा दिया था, इस केस में आप ऐड क्यों नहीं करवा रहे हो टेबल नंबर 4 के अंदर? अरे मेरे भाई टेबल नंबर 10 और 10 जो होती है ना,
वो ऐड करने के लिए ही होती है। तो टेबल 10 में जब आप अमाउंट डालोगे वो अमाउंट आपका ऐड हो जाएगा। सर नहीं 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 नहीं, मेरी तो GSTR 9C गलत हो जाएगी। अरे नहीं भाई, GSTR 9C के अंदर भी जो आपका अमाउंट जाता है ना टेबल 5Q के अंदर, वो 5N प्लस टेबल 10 प्लस टेबल 11। सर टेबल में कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरी टेबल वाली वीडियो देख लेना जा करके, बिकॉज नींद आती है लोगों को वो देखते हुए, और फिर जब ये टेक्निकल चीज़ें समझाता हूँ तो टेबल है वो टेबल नहीं समझ में आती हैं, तो दोनों जगह फंस जाते हो। इसीलिए समझ लिया करो, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो उसके ऊपर टैक्स बनेगा वो टैक्स कहाँ डिक्लेयर करना है आपको? टैक्स जो डिक्लेयर होगा वो टेबल नंबर 14 के अंदर उस टैक्स को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, ये छोटी सी एडजस्टमेंट 22-23 में होगी। और इसकी एडजस्टमेंट सर GSTR 9C में क्या होगी वो देख लो। मैं अभी आपको यही ईयर बता रहा हूं रेलिवेंट जो हमारे लिए है, 22 and 23। 9C में क्या एडजस्टमेंट होगी? तो टेबल नंबर 5Q ऑफ मैंने बता दिया है, टेबल 5Q जो बनती है GSTR 9C की, वो कहां से ड्राइव होकर के आती है? टेबल 5N, टेबल 10 और टेबल 11। हेंस नो फर्दर रिकंसिलिएशन नीडेड फॉर दिस एडजस्टमेंट। कोई आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो टैक्स डिफरेंस आपका बन रहा है टेबल नंबर 9Q के अंदर ऑफ GSTR 9C प्रोवाइड रेट वाइज बाइफर्केशन ऑफ टैक्स पेड ऑफ 22-23, विच मीन इट शुड ऑल्सो कंटेन एडजस्टमेंट ऑफ टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 का एडजस्टमेंट भी आपको यहां पर करना पड़ेगा, सो दैट आपकी वो फिगर्स मैच हो जाए। चलो सर, ये एग्जांपल आपको मैं पोर्टल पे चल के भी समझा देता हूं तो आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। अब हमारा केस थोड़ा सा बदल चुका है, ध्यान रखना। अब आपको काफ़ी बार ऐसा लगेगा ना कि सर आप वही सेम एग्जांपल इधर उधर घुमा घुमा के हमको समझा रहे हो, बट एग्जांपल बिल्कुल अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। अब हमारा एग्जांपल चल रहा है, करंट ईयर का इनवॉइस है, यानी 22-23 का इनवॉइस है, नेक्स्ट ईयर में शो किया, 23-24 में शो किया। ठीक है, ट्रीटमेंट समझो पोर्टल के ऊपर क्या होगा। आ जाइए, पहले इसको मैं ठीक कर लूँ। 182,480 यही था ना, राइट। ये सेव हो गया, परफेक्ट। और टेबल 4 में भी ठीक कर लेते हैं भाई, सिस्टम कंप्यूटर डाल देते हैं। 58,472.76, 58 कितना था यार, 58,472.76, 58,472.76, ठीक है। एंड IGST में कितना था? 2,997.47, 2,997.47, एंड इसको सेव कर लेते हैं, डन। अब समझो यहां पे ट्रीटमेंट क्या होगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बता देता हूं। 10,000 का मेरा एक इनवॉइस था, 31 मार्च को इनवॉइस बना दिया मैंने, ठीक है। 31 मार्च को इनवॉइस बना करके मैंने डाल दिया अपनी टैली के अंदर, बट GST पोर्टल पे डालना भूल गया। GST पोर्टल पे मैंने डाला फिर कब? उसको मई 2023 में डाला, यानी नेक्स्ट ईयर में जाकर के मैंने उसको GSTR 1 में और GSTR 3 में उसको डाला। सिंपल एग्जाम्पल है। 9 में क्या ट्रीटमेंट होगा? GSTR 9 की टेबल 4 में आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। कितनी मजे की बात है, यहाँ कुछ नहीं करना सर। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे माइनस करना है, अब आप बोल रहे हो यहाँ कुछ नहीं करना। जो बोल रहा हूँ शांति से सुन लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझ में आ रहा है तो समझो। फिर यहाँ पे कुछ इसलिए नहीं करना बिकॉज टेबल नंबर 10 और 11 एडजस्ट होकर के ही आपका टोटल टर्नओवर बनता है, जो कि GSTR 9C में जाता है। टेबल नंबर 10 और 11 के अंदर सप्लाई या फिर टैक्स डिक्लेयर थ्रू टेबल 10-11 में क्या दिखाना होता है? पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर इन अ रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो टैक्स या फिर सप्लाई डिक्लेयर जो किया आपने थ्रू अमेंडमेंट, नेट ऑफ डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, जो सप्लाई आपने डिक्लेयर की है, तो सप्लाई हमने कितने की डिक्लेयर की है? बोलो 10,000 रुपीज की। एक चीज नोटिस कर रहे हो? नहीं करते हो ना, नोटिस चीज नहीं करते हो आप भाई, तभी तो कंफ्यूज रहते हो। नीचे क्या लिखा हुआ है? टोटल टर्नओवर कितना है? 15,42,213। जैसे मैं 10,000 ऐड करूंगा, बोलो क्या होना चाहिए? मेरा टोटल टर्नओवर इंक्रीज होना चाहिए। जैसे मैं IGST ऐड करूंगा, ये मेरा इंक्रीज होना चाहिए। अगर मेरा टोटल टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, अगर मेरा टैक्स इंक्रीज हो रहा है, तो भाई टेबल 4 में मैं क्यों दो बार ऐड करूंगा? वहां पे भी ऐड कर दूंगा, यहां भी ऐड हो जाएगा, डबल डबल नहीं हो जाएगा। इसीलिए ये वाली एडजस्टमेंट अलग तरीके से होती है, हर एडजस्टमेंट अलग तरीके से होगी, ध्यान से सुन लो। तो यहां पर जो 10,000 का अगर मेरा इनवॉइस था, ये डालूंगा, IGST यहां पर डालूंगा 1180, तो ये देखो नीचे मेरी फिगर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और है, जैसे ये ऐड किया, इसको सेव किया, लेट सपोज ये मैंने सेव कर दिया जी, बैक आओ, ये मेरी रिक्वेस्ट सेव हो गई। टेबल नंबर 14 के अंदर देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था यहाँ 0 था,
बैक करके देख लेना भाई, नहीं देखा था तो। यहाँ पे 0 था, मुझे पता है 0 ही था। अब यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा 1180 का टैक्स पेबल आ जाएगा। तो इसमें से कितना टैक्स आपने पे कर दिया वो आपको कहाँ लिखना है, यहाँ 1180 पे कर दिया ना भाई, मई 2023 में, मई 2023 में पेमेंट कर दिए ना आपने, तो पेड में 1180 डालो एंड इसको सेव कर दो। परफेक्ट, समझ गए कैसे करना है। अब आ जाओ GSTR 9C के अंदर। 9C खोलो जल्दी से फटाफट से। 9C में समझो इसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी। टेबल नंबर 5 के अंदर सपोज मेरी 10 करोड़ की टर्नओवर थी, ठीक है, इसको अभी करो 0। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो Q में जो वैल्यू आती है ना, ये रहा Q, ये है 5Q ऑफ GSTR 9C। ये ऑटो पॉपुलेट होकर के आता है, मतलब ऑटो पॉपुलेट बोलते हैं इसको। और ये ऑटो पॉपुलेट कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। ये रहा, यहाँ पे जो टोटल टर्नओवर आ रहा है 5N + 10 - 11, ये फिगर आती है आपकी वहाँ पर। यानी अगर मैं एज इट इज बोलूँ तो कितना टैक्सेबल वैल्यू आ रही होगी, 15,52,213.42। तो ये फिगर मुझे डालनी है यहाँ पर, 15,52,213.42, राइट। और इसको भी डिलीट करो, ये हो गया क्लियर है। 15 लाख मेरा वहां से ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि सर अपनी बुक्स के अंदर आपने वो सप्लाई कब रिकॉर्ड किया है। तो बुक्स के अंदर आपने वो सप्लाई लेट अज्यूम 22 एंड 23 में रिकॉर्ड कर दी, यानी 31 मार्च को आपने इनवॉइस बनाया था, आपने टैली के अंदर भी 31 मार्च को ही डाल दिया था, सब कुछ हो गया था मार्च में, लेकिन बस गलती से समहाउ कुछ रीजन की वजह से मार्च की जब R1 फाइल हुई वहां डालना भूल गया। गेटिंग माई पॉइंट ना, क्या केस है, केस समझ रहे हो ना, केस में तो कंफ्यूज नहीं हो। इसका मतलब जो आपका यहां पर टर्नओवर आ रहा है, टर्नओवर, उस टर्नओवर में तो वो इनवॉइस ऑलरेडी इंक्लूड है भाई, यानी यहां पर मेरी फिगर यही आ रही होगी 50। अगर और कोई रिकंसिलेशन नहीं है तो 15,52,000 कितना है, 15 लाख है, जो भी है, 15,52,213.42 यही फिगर आ रही होगी। और कोई फर्दर एडजस्टमेंट की जरूरत आपको यहां पर नहीं है, बिकॉज 22-23 में तो आपने वो इनवॉइस डाला ही हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद में टैक्स डिफरेंस वाला जो है टेबल नंबर 9 के अंदर, जो है टेबल नंबर 9 के अंदर क्या जाएगा वो बताओ मेरे को। देखो टेबल नंबर 9 में कहां से वैल्यू आती है, टेबल नंबर 9 से ही आती है, GSTR 9 की टेबल 9 से आती है। तो यहां पे आपका टैक्स पेबल कितना बन रहा है, 182,420, 45,980, 45,980। सो यहां पे एक चीज और है, 182,480 ये आ गया। और यहां पर जो डिफरेंशियल टैक्स है वो भी आपका ऑटो पॉपुलेटेड जो आता है ना, ये ऑटो पॉपुलेटेड जनरेट होता है GSTR 9C, वहाँ वो आप चेक कर सकते हो। जब आप एक बार GSTR 9 फाइल कर लेते हो तो 9C के लिए कुछ स्टेटमेंट ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाती हैं। तो ये जो 9Q है ये भी ऑटो पॉपुलेट है। तो बेसिकली कैसे ऑटो पॉपुलेट होगा, 9 होगा पहले, तो जो 9 के अंदर टैक्स पेबल आ रहा है आपका 182,480, 45,980, 45,980, इसमें प्लस या माइनस हो जाएगा आपका टेबल नंबर 10 और टेबल 11 का जो डिफरेंशियल टैक्स बन रहा है, जो डिफरेंशियल टैक्स आपका बन रहा है ये वाला, ये अगर माइनस में है तो माइनस, प्लस में है तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे केस में IGST है 1180, तो इसके अंदर ऐड होगा बेसिकली। यहाँ तो हम ऐड कर नहीं पाएंगे, कैलकुलेटर ओपन करता हूँ मैं, कितना आ रहा है। सो 182,480 प्लस 1180, सो 183,660, 183,660। अब यहाँ पर एक इश्यू और आएगा, जब आप इसका बाइफर्केशन यहाँ देंगे, लेट्स सपोज 18% में हमारा बाइफर्केशन, और आप अपनी बुक्स जब ओपन करेंगे तो बुक्स में आप चेक करेंगे, बुक्स में आपने वो जो इनवॉइस डाला है वो कब डाला है, बुक्स में आपने वो उसी ईयर में वो इनवॉइस डाला होगा, यानी 22-23 जिसके लिए काम कर रहे हो उसी ईयर तो आपने वो इनवॉइस बुक्स के अंदर मेंशन किया होगा ना। तो बुक्स के अंदर आपका जो IGST आ रहा होगा वो 183,660 ही आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो आपने मार्च मंथ में 31 मार्च को इनवॉइस बनाया, टैली में तो आपने 31 मार्च को डाल दिया ना, बिकॉज मई के अंदर आपने टैली में तो उसी दिन डाल दिया था, मार्च के अंदर ही, बट आपने मई में जाके R1 और 3B के अंदर वो खाली फाइल किया है। तो बुक्स के अंदर तो आपका IGST 183,660 ही आ रहा होगा, जो कि यहाँ से आपका मैच भी हो जाएगा। और बाकी CGST और SGST में इसके रिलेवेंट तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आपका प्रॉपर यहाँ पर रिकंसिलेशन हो जाएगा, टैक्स
पेड का, और इसके ऊपर जो भी इसकी टैक्सेबल वैल्यू बनेगी वो टैक्सेबल वैल्यू आप यहां पर मेंशन करेंगे। सो इस तरीके से गाइस हमारा दूसरा केस यहां पर कंप्लीट होता है, जहां पर हमने सीखा कि जो करंट ईयर का अगर कोई इनवॉइस है और उसको आप नेक्स्ट ईयर में शो करते हैं तो किस तरीके से उसको आप जीएसटी पोर्टल में GSTR 9 में और 9C में क्या इंपैक्ट पड़ेगा और कहां कहां आपको वो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। राइट सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्रेडिट नोट से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर 2-3 केस दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और 22-23 का जो ट्रीटमेंट है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 केस स्टडीज मैंने आपको क्रेडिट नोट की दी हैं। उसके बाद में बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसके लिए शायद आप ये वीडियो देख भी रहे होंगे। आईटीसी सर, आईटीसी बताओ, पिछले साल का आईटीसी करंट ईयर में क्लेम किया, करंट ईयर का आईटीसी नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया। आईटीसी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? और आईटीसी में ये चीज बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलती है कि प्रीवियस ईयर का आईटीसी आप करंट ईयर में क्लेम करते हो, करंट ईयर का आईटीसी आप नेक्स्ट ईयर में क्लेम करते हो। तो ये जो है ये 3 साल में स्पिल ओवर फैल जाता है ट्रांजेक्शन्स का, तो उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाए वो अब हम समझने वाले हैं। और मैं आपको 22-23 का ही समझाऊंगा एडजस्टमेंट। मैंने प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के भी लिखे हुए हैं, बट वो एक्सप्लेन करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए खिचड़ी बनानी हो तो नोट्स डाउनलोड करके बना लेना, मैं आपको समझाऊंगा 22-23 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सो दैट इजीली आप चीजें ग्रैप्स कर पाओ कि 22-23 में क्या एडजस्टमेंट होने वाली है। देखो जी, एग्जाम्पल समझो, आईटीसी है 21-22 का। अभी हम काम कौन से ईयर के लिए कर रहे हैं? 22-23 के लिए काम कर रहे हैं। आईटीसी है 21-22 का, आपने क्लेम किया अप टू स्पेसिफाइड डेट 22-23 में आपने क्लेम कर लिया। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, प्रैक्टिकल केस स्टडी है। सर इसकी एडजस्टमेंट बताओ, 22-23 में आप इसकी क्या एडजस्टमेंट करोगे? 22-23 के अंदर टेबल नंबर 6 ऑफ GSTR 9, टेबल 6 कैसे बनती है जल्दी से बताओ? टेबल 6 बनती है GSTR 3B की टेबल नंबर 4 से। GSTR 3B की टेबल नंबर 4 से, और स्पेसिफिकली बताऊं 4A से आपका वैल्यू जो है वो ड्राइव होकर के आती है इसकी GSTR टेबल 6A की, टेबल 6A की। लेकिन जो आपकी GSTR 3B की टेबल 4 होगी उसके अंदर एक्स्ट्रा आईटीसी नहीं होगा। बोलो यस और नो सर, एक्स्ट्रा आईटीसी क्यों होगा? बिकॉज आपका 21-22 का एक आईटीसी है जो कि आप 22-23 में क्लेम कर रहे हो। इसका मतलब ये आईटीसी आपका एक्स्ट्रा है, एक्सिस आईटीसी है प्रीवियस ईयर का। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। कहां से हटाना पड़ेगा? अपनी टेबल 6 से हटाना पड़ेगा। लेकिन सर टेबल 6A तो नॉन एडिटेबल होती है, ऑटो पॉपुलेटेड तो होती है, साथ में वो नॉन एडिटेबल होती है, उसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। तो सर हटाएंगे कैसे फिर? चलो आपने पिछले एग्जांपल में तो बता दिया कि टेबल 4 में हटा लो, टेबल 6A में तो भाई एडिट ही नहीं कर सकते, तो इसमें कैसे हटाएंगे? देखिए ध्यान से, financial year 22-23 would also include ITC of 21-22. Also note table 6A is auto populated and non-editable. जी ये भी समझ गए हम सर। However we cannot edit that, hence we cannot edit that table, right sir? However as per action number 1, taxpayer need to report value pertain to current year only, that is 22-23. प्रीवियस ईयर के इनवॉइस को आपको यहां रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। So taxpayer need to exclude the ITC of 21-22. पॉइंट समझो। लेकिन सर एक्सक्लूड करे कहां से? 6A में तो हम कर नहीं सकते। एंड देन प्रोवाइड बाइफर्केशन इन टेबल नंबर 6 में जो बाइफर्केशन देना होता है 6B से लेकर 6H तक, अभी दिखा दूंगा पोर्टल पे जाके, कंफ्यूज मत हो। अगर नहीं ग्रैप्स कर पा रहे हो मैं कौन सी टेबल की बात कर रहा हूं तो अभी पोर्टल पे दिखा दूंगा। टेबल 6B से लेकर 6H तक जो बाइफर्केशन दिया जाता है, उस बाइफर्केशन में आप क्या करोगे? पहले माइनस कर दो वो अमाउंट जो कि प्रीवियस ईयर का आईटीसी है, उसके बाद बाइफर्केशन दो। यानी अब जो आप बाइफर्केशन दे रहे हो वो 22 और 23 का बाइफर्केशन रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक केस और समझा देता हूं, जो इसे नेक्स्ट वाला केस है इसके साथ में समझा देता हूं और अच्छे से समझ पाओगे। देखो 1 करोड़ का आईटीसी आ रहा है मेरे 3B से, जो 6A में आता है 1 करोड़ का। आईजीएसटी ले लो, ठीक है, वैसे आपको तीनों आईजीएसटी सीजीएसटी एसजी सबके साथ में करना पड़ेगा। सो आईजीएसटी आ रहा है मेरा 1 करोड़ रुपीस का। इसमें से 1 लाख का आईटीसी वो है जो
पिछले साल का है, 21-22 का है और 22-23 के 3B में मैंने क्लेम किया हुआ है। तो पिछले साल का जो आईटीसी है उसको आप यहां क्या करोगे, मैंने आपको क्या बोला, एक्सक्लूड करोगे। कितना एक्सक्लूड करोगे, जैसे 1 करोड़ है तो इसमें से 1 लाख रुपीस, ठीक है, तो इसमें से 1 लाख रुपीस ये एक्सक्लूड कर दो। कितना बच गया, 99 लाख। इसका बाइफर्केशन आप दे दो, सर्विसेज कितना है, इनपुट कितना है, कैपिटल गुड्स का कितना है, ठीक है, बाइफर्केशन आप दोगे 99 लाख का। इसके साथ में एक केस स्टडी और समझ लो। सर ऐसा भी तो होगा ना, 22-23 का आईटीसी जिस ईयर के लिए काम कर रहे हो, इसका आईटीसी आपने नेक्स्ट ईयर में अप टू स्पेसिफाइड डेट तक क्लेम किया होगा। यानी अब बात कर रहा हूं मैं +1 ईयर की, -1 ईयर की एडजस्टमेंट समझ गए, +1 ईयर की एडजस्टमेंट बताओ सर वो कैसे होगी। जो आईटीसी नेक्स्ट ईयर में मैंने क्लेम किया है उसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी यहां, उसके लिए आपको यहां पर जो नेक्स्ट ईयर में आपने किया है आपको ऐड करना पड़ेगा। तो लेट सपोज 2 लाख का आईटीसी जो नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया है वो आप यहां पर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 करोड़ 1 लाख। ये आईटीसी आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा टेबल नंबर 6 के अंदर। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको नेक्स्ट वाले का भी, वैसे नेक्स्ट वाले का अलग से करना तो ज़्यादा इजीली कर पाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। 99 लाख समझ में आ गया किस तरीके से है, हमने माइनस कर दिया जो प्रीवियस ईयर का आईटीसी हमने करंट ईयर में क्लेम किया था। नाउ अब यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना। प्लीज नोट, ड्यू टू दिस एडजस्टमेंट डिफरेंस इन टेबल 6J वुड अराइजेज एज ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल। डिफरेंस तो आपका आएगा ही आएगा, बिकॉज 6J के अंदर जो फिगर आ रही है 6J में डिफरेंस आएगा। 6A के अंदर जो आपका वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, वो आएगी 22-23 के 3B से। उसके अंदर तो आपका वो आईटीसी भी इंक्लूड है ना जो प्रीवियस ईयर का है, तो उसमें ज़्यादा आएगा। जो बाइफर्केशन आप दोगे वो कम का दोगे। भाई आपके 6A में यही तो आ रहा होगा 1 करोड़, आप बाइफर्केशन दे रहे हो 99 लाख का, तो आपका 6J के अंदर डिफरेंस अराइज हो जाएगा 1 लाख रुपये का। इसका नोट बना के रख लेना अपने पास सेव करके, 1 लाख रुपये का जो बाइफर्केशन है वो आया है बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर एडजस्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पर एक प्रेस रिलीज दी हुई है जो मैंने यहाँ अटैच भी की हुई है लास्ट में। नो एडवर्स व्यू आपका नहीं लिया जाएगा अगर आप लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट यहाँ पर स्पिल ओवर इफेक्ट की एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो। टैक्स पेयर में चेक प्रीवियस ईयर की टेबल नंबर 8C और टेबल नंबर 13 आप GSTR 9 की चेक कर सकते हैं इस एडजस्टमेंट को चेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इसका GSTR 9C पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है 22-23 के अंदर। सिंस वी हैव ऑलरेडी रिमूव द इफेक्ट ऑफ अर्लियर ईयर आईटीसी इन टेबल नंबर 9 ऑफ GSTR 6। देखो टेबल 6 में से हमने जो बाइफर्केशन दिया 6B से लेकर 6H तक, उसमें से वो इफेक्ट हमने ऑलरेडी हटा दिया। तो जो GSTR 9C के अंदर जाता है हमारा टेबल 12 के अंदर बेसिकली आईटीसी का रिकंसिलेशन होता है, मैं पोर्टल पे चल के समझाऊंगा। तो वहाँ पे आपको अलग से कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज हमने ये एडजस्टमेंट कर दी है अपनी GSTR 9 के अंदर ही। मैं जब आपको GSTR 9C का सेशन समझा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो टेबल 12 है GSTR 9C की वो बाद में समझाऊंगा स्पिल ओवर इफेक्ट के साथ में, बिकॉज जब तक स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं समझाऊंगा टेबल नंबर 12 समझाने का कोई पॉइंट नहीं है। तो अब आप समझो टैक्स पेयर को टेबल 12B के अंदर रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज हमने वो एडजस्टमेंट GSTR 9 में ही कर दी है, इसीलिए हमको 9C में उसका रिकंसिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मतलब यही हो ना कि रिकंसिलेशन की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज हमने वहाँ पर उसको ऑलरेडी GSTR 9 में ठीक कर दिया है, ठीक है। सर नहीं आया समझ में, आ जाओ पोर्टल पे चलते हैं, पोर्टल पे समझ में आ जाएगा सब बहुत इजीली, ठीक है। टेबल नंबर 12 ये रहा, सिंपल सा है। मैंने आपको 2 मिनट में समझा दिया था कि मैं आपको स्पिल ओवर के साथ में समझाऊंगा। अब समझो क्या समझाना मैं चाह रहा था, स्पिल ओवर के साथ में समझना क्यों ज़रूरी है। आइए, तो केस हमारा क्या है, आईटीसी से रिलेटेड केस है। टेबल नंबर 6 में आ जाओ। टेबल नंबर 6 में केस क्या है हमारा, प्रीवियस ईयर का आईटीसी 21-22 का आईटीसी हमने करंट ईयर में क्लेम किया है। लेट सपोज 10,000 रुपये का आईटीसी है जिसके ऊपर आईजीएसटी है 1180 रुपये का, 1180 रुपीज़ का, जो कि प्रीवियस ईयर का एक बिल था लेकिन उसको मैंने क्लेम किया 22-23 के अंदर। तो यहाँ पर बिकॉज मैंने 22-23 में क्लेम किया तो इसके अंदर वो ऐड होकर के आ रहा होगा, बोलो यस और नो। लेकिन जब मैं बाइफर्केशन दूंगा
बाइफरकेशन में मैं क्या करूंगा, बाइफरकेशन में मैं उसको माइनस कर दूंगा। तो मेरा जो 30,000 जो इसका बाइफरकेशन मुझको देना होगा, यहाँ पे 30,000 का बाइफरकेशन देना होगा, तो 30,000 में से मैं माइनस कर दूंगा कितना, 1180 मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, माइनस करके मैं बाइफरकेशन यहाँ पर दूंगा। सो 30,000 में से मैं माइनस 1180 कर दूंगा, 28820 बोलो राइट और रॉन्ग। यहां पे मैंने ये माइनस कर दिया, ठीक है, 2820 मैंने सबसे पहले यहां पर इसको माइनस किया। उसके बाद में इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी बताओ, इससे होगा क्या, देखो अभी मेरा यहां पर डिफरेंस 0 आ रहा था, देखो डिफरेंस वही आ गया, ध्यान से नोट करो। सर मेरा तो डिफरेंस आ गया 1180 रुपये का, तो बैठ के रोने मत लगना, डिफरेंस आ गया तो उसके पीछे आपके पास जस्टिफिकेशन है। 1180 रुपीज़ ये मेरा माइनस में इसलिए आ रहा है बिकॉज 1180 रुपीज़ का लास्ट ईयर का IGST था जो कि मेरे करंट ईयर में क्लेम हुआ है, इसीलिए मैंने बाइफरकेशन के टाइम पे उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये तो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो गया। अब चलिए इसका ट्रीटमेंट GSTR 9C में किस तरीके से होगा उसको समझिए। GSTR 9C में आ जाओ। यहाँ पे ITC आपका कितना आएगा, ITC क्लेम इन एनुअल रिटर्न GSTR 9 में कितना ITC आएगा, इन तीनों का ऐड करके आएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आती है ना ये E के अंदर 10E के अंदर ये आपकी आती है यहाँ से 7J से, तो 7J में आप देखोगे 35173 आ रहा मेरा, 35173 106998 106998, इन तीनों को ऐड करके हमारी वहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। 35173 बेसिकली मेरा IGST है, और 35173 कैसे आया, ये रहा देखो 35173, इसमें से माइनस हुआ नहीं, ये सेव क्यों नहीं हो रहा भाई, मैं सेव कर रहा हूँ 28820, सेव नहीं किया था क्या मैंने, सेव सक्सेसफुल, अब आया 33993 मेरा माइनस होकर के आ गए, और अब अगर मैं टेबल 7 में देखूंगा तो 33993, अब ठीक वैल्यू आ रही है। अब मतलब 1180 माइनस होकर के वैल्यू आ रही है, और इन तीनों का ऐड होकर के मेरा यहाँ आ जाएगा टेबल नंबर 9C के अंदर इधर। अब एक चीज़ को ध्यान से सुनो, जब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है टेबल नंबर 12 ऑफ GSTR 9C में ITC क्लेम इन एनुअल रिटर्न के अंदर आपने माइनस होकर के ही वैल्यू आ रही है, तो जो यहाँ पर आपका ITC आएगा उसको यहाँ पे आपको दोबारा से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक कॉलम मिल जाएगा 4B, ITC बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ये वही चीज़ हो गई ना, ITC जो आपने अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में बुक किया बट क्लेम किया करंट ईयर में। अर्लियर ईयर कौन सा है, अर्लियर फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 21-22, और उसको आपने क्लेम किया करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 22-23। तो कायदे से अगर आप देखोगे, खाली ऊपर ऊपर से पढ़ करके समझना चाहोगे तो माइंड में ये आएगा कि मेरा जो वो अमाउंट है 1180 का ITC है उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, लेकिन वो डाल रहे हो तो उससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उससे जो इफेक्ट है वो माइनस में आपका 1180 आ जाएगा ना भाई, और माइनस तो आपने ऑलरेडी GSTR 9 के अंदर कर दिया ना। यहाँ पे 35,000 आ रहा था, मैंने माइनस तो ऑलरेडी कर दिया GSTR 9 की टेबल 6 के अंदर बाइफरकेशन देते टाइम, इसीलिए मेरी जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो माइनस होकर के आएगी, और मेरी बुक्स के अंदर वैल्यू जो है वो ऑलरेडी माइनस होकर के ही है। बिकॉज बुक्स के अंदर जब आपने उसका ITC तो पिछले साल ही बुक कर लिया होगा ना, यानी 21-22 के अंदर आपने बुक कर दिया होगा, तो 22-23 में तो उसका ITC आ ही नहीं रहा होगा आपकी बुक्स में, और आपने GSTR 9 में से भी वो हटा दिया है। इसका मतलब आपको यहाँ पर सेपरेटली रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे काफ़ी लोग एक ऑल्टरनेटिव व्यू भी लेकर के चलते हैं, जो कि मैं समझा देता हूँ। ऑल्टरनेटिव व्यू यहाँ पे ये निकल के आता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप टेबल 6 के अंदर जो टोटल अमाउंट आ रहा है उसका ही बाइफरकेशन दो, माइनस मत करो। मेरा जो व्यू है वो ये कि इसमें से आप माइनस करो जो प्रीवियस ईयर का है। ऑल्टरनेटिव व्यू ये निकल के आता है आप यहाँ पे माइनस मत करो। अगर आप यहाँ पे माइनस नहीं करोगे तो यहाँ पे फिर आपका 35,000 आएगा, ज़्यादा अमाउंट आएगा, और वो वाला जो ITC प्रीवियस ईयर का है जो आपके करंट ईयर के 3B में आ रहा है, तो उसकी वजह से आपके बुक्स में वैल्यू अलग आएगी और यहाँ पर वैल्यू अलग आएगी। तब आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा 1180 रुपये, 1180 रुपये तब डालना पड़ेगा जिससे आपका वो माइनस हो जाए और आपका रिकंसाइल हो जाए बुक्स और GSTR 9।
ठीक है। सो अगर आप यहां पर पूरा अमाउंट ले रहे हो, यहां पर माइनस नहीं कर रहे हो प्रीवियस ईयर का आईटीसी टेबल 6 के अंदर, तब तो आपको 6B में वैल्यू डालनी है। ये ऑल्टरनेटिव व्यू है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा आपको कि आप टेबल 6B में जब बाइफरकेशन दे रहे हो तो बाइफरकेशन देते टाइम ही आप माइनस कर दो, जो आपका आईटीसी प्रीवियस ईयर का है उसको यहां पे माइनस कर दो, जिससे जब आप जीएसटीआर 9C फाइल करने के लिए जाओगे तो वहां पे आपको सेपरेटली उसकी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी उस आईटीसी का जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सो तीसरा केस हमने डिस्कस किया आईटीसी से रिलेटेड, वो आईटीसी जो प्रीवियस ईयर का है 21-22 का है, बट हमने क्लेम किया 22 एंड 23 के अंदर, राइट। चलिए सर, एक लास्ट केस आपके साथ और डिस्कस करने वाला हूं। लास्ट केस भी बहुत प्यारा है, आईटीसी ऑफ करंट ईयर जो कि क्लेम किया आपने नेक्स्ट ईयर में, यानी 22-23 का आईटीसी है जिसको आपने क्लेम किया है 23 एंड 24 के अंदर। ठीक है, तो हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो टेबल नंबर 8C है जो जीएसटीआर 9 की, और टेबल नंबर 13 ऑफ जीएसटीआर 9, वहां पर आपको दिखाना है। एंड सिंस आईटीसी ऑफ 22-23 क्लेम इन नेक्स्ट ईयर, वी ऑल्सो नीड टू इंक्लूड सच आईटीसी इन टेबल 6 ऑफ जीएसटीआर 9। टेबल 6M ऑफ जीएसटीआर 9 में बी यूज टू रिपोर्ट सच आईटीसी। तो क्या ट्रीटमेंट होगा जीएसटीआर 9 के अंदर, आपको सबसे पहले तो टेबल 8C के अंदर उसको ऐड करना है, और साथ में टेबल नंबर 13 में उसको ऐड करना है, और उसके साथ साथ टेबल 6M के अंदर आपको उसको ऐड करना है। जो आपने नेक्स्ट ईयर में आईटीसी क्लेम किया उसको आप टेबल नंबर 6M के अंदर भी ऐड करेंगे। ठीक है, और 9C में इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, जीएसटीआर 9C के अंदर देखेंगे अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, सिंस वी हैव ऑलरेडी द इफेक्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर आईटीसी इन टेबल 6 ऑफ जीएसटीआर 9, टैक्स पेयर नीड नॉट टू रिपोर्ट इन टेबल नंबर 12C। तो बेसिकली ये मैंने जो आपको पॉइंट ऐड करवाया ना 6M में, इसकी वजह से क्या होगा, आपको जीएसटीआर 9C के अंदर आईटीसी रिकंसिलिएशन नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली जो हम ये टेबल 6 के अंदर एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना जीएसटीआर 9 का, इससे हमारा जीएसटीआर 9C का रिकंसिलिएशन बच जाता है। जीएसटीआर 9C में रिकंसिलिएशन का डिफरेंस आपका अराइज नहीं होता आईटीसी के अंदर। इसीलिए मैंने आपको बोला था स्पिल ओवर इफेक्ट जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको जीएसटीआर 9C की जो टेबल 12 होती है रिकंसिलिएशन वाली वो करनी होती है, और टेबल 14 जो होती है जीएसटीआर 9C की वो ऑप्शनल है बीबी। तो टेबल 12 बचती है आईटीसी रिकंसिलिएशन की, वो रिकंसिलिएशन हम जीएसटीआर 9 में ही कवर कर लेते हैं, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा सिरदर्दी नहीं होती है। ठीक है, अब इसको मैं आपको पोर्टल पर समझाता हूँ कि पोर्टल पर किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। कौन सा आईटीसी है, मेरे साथ रिपीट करो, करंट ईयर का आईटीसी जो कि हमने क्लेम कौन से ईयर में किया, नेक्स्ट ईयर में जिसको हमने क्लेम किया है। आ जाइए, ट्रीटमेंट देखो जीएसटीआर 9 में किस तरीके से ट्रीट होगा। पहले मैं इस अमाउंट को ठीक कर दूँ, यहाँ 30,000 था, राइट, एंड अब इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये अमाउंट अब ठीक हो गया। अब हमारा केस क्या है, अब 22-23 का आईटीसी है जो कि हमने नेक्स्ट ईयर में जाकर के क्लेम किया। ठीक है, सो लेट सपोज हमारा 5,000 रुपये का आईजीएसटी था जो कि हमने नेक्स्ट ईयर में जाकर के क्लेम किया। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, एक तो इसमें 30,000 में प्लस करना पड़ेगा, तो ये 35,000 हमारा बन जाएगा, एंड ये हमारा बढ़ जाएगी वैल्यू, देखो 35,000 से 40,000 हो गई। इसको सेव कर लो। इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा एक क्वेश्चन आपके माइंड में और भी आ सकता है यहाँ पर, ओ सॉरी, माई मिस्टेक, माई बैड, यहाँ ऐड नहीं होगा, यहाँ आपका 30,000 ही जाएगा। वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ 30 जाएगा। टेबल 6M बताया था मैंने आपको, टेबल नंबर 6M, यहाँ पे 5,000 जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो आपका 40,173 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये हमारा बैक हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं टेबल नंबर 6 को दोबारा से, ये सेव नहीं हुआ था, मुझे पता था। 30,000 यहाँ रहेगा अपना, एंड 5,000 यहाँ रहेगा। अब तो हो जा भाई सेव, अब हो गया शायद, राइट। अब 30,000 यहाँ आ गया,
और 5000 यहाँ गया। माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर मेरी टेबल 8 नहीं बिगड़ जाएगी इससे? टेबल 8 आप यहाँ पे मेरे को ऐड करवा रहे हो 5000, टेबल 8 तो नहीं बिगड़ जाएगी? वो बिगड़ जाती है अगर मैं 6B के अंदर इसको डाल देता। अगर 6B में इस बाइफरकेशन को मैं ऐड कर देता यहाँ पर, वो आईटीसी जो मैंने नेक्स्ट ईयर क्लेम किया, अगर मैं उसको 6B में ऐड कर देता तो मेरी टेबल 8 बिगड़ जाती। वाई? बिकॉज टेबल 8 के अंदर कहां से फिगर आती है? 6B एंड 6H से। तो 6B में अगर मैं उसको ऐड कर रहा हूं तो मेरी टेबल 8 के अंदर डिफरेंस अराइज हो जाएगा ड्यू टू स्पिल ओवर इफेक्ट। लेकिन मैंने उसको कहां डालने के लिए बोला? आपको 6M में डालने के लिए बोला, जिससे आपका टेबल 8 में डिफरेंस अराइज नहीं होगा और आईटीसी भी आपका यहां पर आ जाएगा, एक्सेस आईटीसी आ जाएगा यहां पर कि 5000 का। देखो क्या लिखा है, एनी अदर आईटीसी अवेल बट नॉट स्पेसिफाइड अबव। ये आपने अवेल तो किया, ये था भी 22-23 का, बट आपने इसको नेक्स्ट ईयर में जाकर के दिखाया है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में इसको माइनस भी करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट ईयर की एडजस्टमेंट बता नहीं रहा हूं ना, आप थोड़े से और घूम जाओगे। नेक्स्ट ईयर में यही 5000 आपका जाकर के माइनस होगा टेबल 6 में, यहां से जाकर के माइनस हो जाएगा। सर माइनस करने में टेबल 8 में फर्क नहीं पड़ेगा? माइनस करने में टेबल 8 में फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस करने पे क्या हो रहा है? फिगर कम हो रही है कि आपने कम क्लेम किया, तो वहां से टेबल 8 में डिफरेंस आएगा भी, तो वो डिफरेंस फेवरेबल होगा टैक्स पेयर के लिए। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कर दोगे तो वो अनफेवरेबल हो जाएगा टैक्स पेयर के लिए। इसीलिए माइनस जब इसमें से कर रहे हो तब कोई इशू नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। बट अगर प्लस कर रहे हो यहाँ पे आप 30,000 यहाँ बाइफरकेशन के टाइम पे प्लस कर रहे हो, तो आपके लिए चैलेंज वहां पर टेबल 8 के अंदर अराइज हो जाता है, ठीक है। ओके सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद में ये और भी जाता है, इस 2 जगह और जाएगा। टेबल 8 में भी जाएगा ये 5000 का IGST, ITC ऑन आउटवर्ड सप्लाई जो कि रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल बट अवेल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। तो यहाँ पे 5000 मेरा यहाँ पर जाएगा ये। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको सेव करना है, प्लस एक एडजस्टमेंट और जाएगी इसकी टेबल नंबर 12 के अंदर, सॉरी 13 के अंदर, IT से अवेल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सो मतलब अप टू स्पेसिफाइड पीरियड तक, पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो कि करंट ईयर की है और नेक्स्ट फाइनेंशियल में स्पेसिफाइड डेट तक आपने की है। तो यहाँ पर IGST आपका जाएगा 5000 का IGST आपका यहाँ पर आएगा, इसको आप सेव करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपको GSTR 9 में करना है। 3 जगह एडजस्टमेंट होगा, जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। करंट ईयर का ITC, नेक्स्ट ईयर के GSTR 3B में आपने क्लेम किया है, तो GSTR 9 में 3 जगह इंपैक्ट जाएगा। एक तो टेबल 6M के अंदर उसको ऐड कर देना, दूसरा टेबल 8C के अंदर कर देना, तीसरा टेबल नंबर 13 के अंदर उसको इंक्लूड कर देना, ठीक है। उसके बाद बारी आती है GSTR 9C की। सर 9C के अंदर आपको क्या करना होगा, अब ध्यान से देखिएगा। 9C में यहां पर भी आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वाई? रीजन समझ लो। देखो मैं आपको लॉजिक से और रीजन से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट ये लॉजिक्स ना थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, समझो ध्यान से। आपने क्या किया, GSTR 9 के अंदर वैल्यू इंक्रीज कर दिया। अब यहां पर जो पॉइंट नंबर 9E के अंदर वैल्यू आती है वो कहां से आती है? वो आपकी वैल्यू आएगी टेबल 7J से, ये वाली वैल्यू। और इसके अंदर 5000 मैंने ऐड करवा दिया, 5000 का ITC ऐड कराया ना IGST के अंदर, तो मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगी वो इंक्रीज होकर के आएगी। यानी जो नेक्स्ट ईयर का ITC था वो भी हमने इंक्लूड कर लिया, मतलब था तो 22-23 का ही, जो नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया था वो भी हमने 22-23 में इंक्लूड कर लिया। और जो आपकी बुक्स का ITC आएगा, अरे बुक्स के अंदर तो आपने वो एंट्री कब मारी है? 31 मार्च 2023 को। मार्च 23 में तो वो एंट्री मारी है, खाली 3B के अंदर आपने क्लेम उसको बाद में किया है। भाई इनवॉइस तो आपके पास मार्च में, फरवरी में या पहले ही 22-23 में आया होगा ना, आपने एंट्री टैली के अंदर मारी होगी। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट टैक्स IGST इनपुट डेबिट, या फिर CGST SGST है तो CGST इनपुट डेबिट, SGST इनपुट डेबिट, टू बैंक से पे कर दिया होगा या टू पार्टी का नाम आ गया होगा, तो ये एंट्री आपने डाली होगी। तो वो तो आपने मार्च में बुक कर लिया ना, तो आपकी बुक्स में जो एंट्री है वो तो इंक्लूड करके ही आ रही है, और मैंने आपको GST के अंदर भी वो इंक्लूड करवा दिया। इसका मतलब आपको यहां पर 9C के अंदर सेपरेटली इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इसका ऑल्टरनेटिव व्यू भी समझ लो। आज की वीडियो ना थोड़ी टेक्निकल है, ऑल्टरनेटिव व्यू भी समझा देता हूं आपको, ऐसे नहीं समझाना चाहिए, कंफ्यूज हो जाओगे, बट समझ लो। ऑल्टरनेटिव व्यू ये निकल के आता है कि सर मैं एक काम करता हूं, मैं टेबल 6 में एडजस्टमेंट नहीं करता हूं इसकी। टेबल 6 में मैंने 5000 ऐड करवाया ना, टेबल 6 में अगर आप वो 5000 ऐड नहीं करोगे, इन दैट सिनेरियो आपका यहां पर कम वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी?
कम आएगी। किसकी वैल्यू कम आएगी? आपके GSTR 9 यहाँ से जो वैल्यू जो यहाँ फिगर होकर के जाएगी, सपोज अगर 1 लाख का है तो यहाँ पे 95,000 जाएगी, 95,000 यहाँ जाएगी, अरे 95,000 यहाँ, और बुक्स में आपका 1 लाख आ रहा होगा। बुक्स में तो धनाधन मार दिया होगा ना 31 तारीख को एंट्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट, CGST HST डेबिट। अब बच गया 5,000 का डिफरेंस। तो 5,000 का डिफरेंस अगर आप ऑल्टरनेटिव व्यू लेकर के चलोगे तो आपको 12C के अंदर 5,000 डालना पड़ेगा। 5,000 है भाई, 50,000 नहीं, तो आपका यहां पर 0 आ जाएगा। ये आपका 0 आ गया। बोलिए, यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ऑल्टरनेटिव व्यू जब आप यहां पर 5,000 नहीं डालेंगे, बट मैंने जो बताया उस केस में तो आपको यहां कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका जो है यहां पर भी 1 लाख ही आ जाएगा, इंक्लूड होकर के आ जाएगा, तो आपका अनरिकंसाइल अमाउंट कुछ बनेगा ही नहीं। तो 12C में हमको कुछ भी रिकंसिलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज इसकी एडजस्टमेंट हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं टेबल नंबर 6 ऑफ GSTR 9 के अंदर। आशा करता हूँ गाइज आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अभी भी कोई डाउट रह जाता, थोड़ा टेक्निकल सेशन था, आई कैन अंडरस्टैंड।